सारे चित्ताज और उसका रिवीजन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। कितने चित्ताज है? 121 चित्ताज है। फिर पूरे चित्ताज कैसे है, कौन से भूमि में है, कैसे कैसे उनका भेद है, मतलब कैसे क्लासिफिकेशन है, कुशल है, अकुशल है, शोभन है, अशोभन है। फिर शोभन में कामावचरा, कुशल, फिर रूपावचरा, अरूपावचरा, लोकुत्तर। इस तरह से हमने पूरा चित्ता का कैटेगरी देखा है। तो जो नाम है, हमने परमात्म सत्य देखा था। परमात्म सत्य क्या है? नाम एंड रूप। तो नाम में चित्ता इज वन पार्ट ऑफ नामा। उसका जो सेकंड पार्ट है वो चेतसिका है। तो चेतसिका भी, चेतसिका एंड चित्ता, ये दोनों को एक साथ मिलके हम नाम, ये इस तरह से बोलते हैं, परमात्म सत्य बोलते हैं। तो चित्ता कंप्लीट हो चुका है, अभी हम चेतसिक देखेंगे आज। तो जैसे हमने देखा था कि उसमें भी हमने बात करते वक्त बताया था, बात किया था कि खंड कैसे खंड है। तो जो नाम खंड है, नामा, ये क्या है? चित्ता और चेतसिका, इस तरह से ये दो में है। फिर चित्त को बोलते हैं विज्ञान, मतलब जो चीजों को जानता है। फिर चेतसिक में तीन है, एक होता है वेदना, एक होता है संज्ञा, और एक होता है संखारा। तो चेतसिक में तीन खंड आते हैं, वेदना खंड, संज्ञा खंड और संखारा खंड। तो आज हम ये चेतसिक में जाएंगे, हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट आज वेदना और संज्ञा ये हमको मालूम पड़ जाएगा, और संखारा जो है वो पूरा कैटेगरी है। तो वेदना एक एक चेतसिक है, वो एक चेतसिक खुद में ही अपने आप में एक खंड है, मतलब एक पिलर है। संज्ञा जो है वो भी एक ही चेतसिक है, वो अपने आप में एक संज्ञा खंड है। और जो संखारा है वो उसमें बाकी के चेतसिक आते हैं। तो टोटल चेतसिक 52 है, उसमें से दो, एक वेदना और एक संज्ञा, तो 50 जो है वो संखारा खंड में आती है। तो हम देखेंगे कि कैसे कौन से चेतसिक है, क्या है चेतसिक, और उसका क्लासिफिकेशन कैसा है। तो पेज नंबर 76 पे देखो, चैप्टर नंबर 2, चेतसिका संघ विभागा, यानी कंपोडियन ऑफ मेंटल फैक्टर्स। चेतसिक को बोलते हैं मेंटल फैक्टर्स, माइंड को, चित्ता को क्या बोलते हैं? माइंड, और इसको बोलते हैं मेंटल फैक्टर्स। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स क्यों बोला है, मतलब बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं है। जैसे चित्ता में वो अकेला था, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स यानी बहुत सारे अलग 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 साथ में आएंगे, तो इसलिए मेंटल फैक्टर्स, फैक्टर भी नहीं, फैक्टर्स, एस मतलब प्लूरल है। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट गाथा, एक उपादा निरोधा च एका आलंबना वठुका चेतो युक्ता द्विपन्नासा धम्मा चेतसिका मत्ता। तो एक उपादा मतलब एक साथ उत्पन्न होता है। उत्पन्न किसके साथ होता है? चित्त के साथ। तो जैसे बताया था कि चित्त कभी भी अकेला नहीं होता है, चित्त जब भी आएगा चेतसिक के जोड़ के साथ आएगा। लेकिन क्योंकि चित्त सबसे पहला आता है, इसलिए चित्त प्रधान है और चेतसिक उसका फॉलोअर है। जैसे कोई राजा आता है, तो राजा कभी भी अकेला नहीं आएगा, राजा सामने रहेगा और पूरी उसकी सेना पीछे होती है। तो चित्ता इज द किंग, और वो जो सेना है वो चेतसिका है। तो एक साथ चित्त के साथ उत्पन्न होना, एक उपादान मतलब एक साथ उत्पन्न होना, दैट इज चेतसिका। फिर एका उपादान निरोधा, तो एक साथ निरोध भी होता है, यानी जैसे वो चित्ता डाय होएगा, उसके साथ वो चेतसिक जो उसके साथ आए वो भी खत्म हो जाएंगे, वहीं पे वो स्टॉप हो जाते हैं। और एका आलंबना, यानी एक ही ऑब्जेक्ट को वो ग्रहण करते हैं। यानी चित्ता अगर सपोज मान लीजिए वो आंख का क्षेत्र में कुछ आया है, और माइंड उधर एडवर्ट हुआ है, यानी वहां पे वो देख रहा है, उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये चेतसिक भी उसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। वो ऐसे नहीं है कि वो कान के ऑब्जेक्ट के साथ जाएंगे, या स्मेल के ऑब्जेक्ट के साथ जाएंगे, या बॉडी टच के ऑब्जेक्ट के साथ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट वो चेंज नहीं करते। तो चित्त जिस ऑब्जेक्ट के पास है, जा रहा है, उसी ऑब्जेक्ट के पास चेतसिक भी जाता है। और एका आलंबना वट्टू का, तो एक ही वट्टू, वट्टू यानी क्या? बेस। तो अभी बेस क्या है? हमने जब विज्ञान, जब अहेतुक चित्त में चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घाना विज्ञान, ये जब विज्ञान मैंने बताया था, तब मैंने उसको क्लासिफिक वो भी बताया था, कैटेगरी भी बताया था कि कैसे विज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब कोई चित्त, चक्षु का विज्ञान जागने के लिए क्या फैक्टर्स होंगे,
नाक का है तो क्या होगा, कान का है तो क्या होगा। तो विज्ञान के उत्पन्न होने में फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स में क्या था कि जैसे मैं सपोज मान लीजिए चक्षु विज्ञान, तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए रूपा प्रसादा, फिर ये चक्षु प्रसादा यानी जो आई सेंसिटिविटी, आंखों में वो रोशनी होनी चाहिए, मतलब या वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट को देख सके। फिर वहां पे लाइट होना चाहिए, अंधेरे में आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। एंड अटेंशन ऑफ योर माइंड, तो ये चार फैक्टर्स होंगे तो ही आप कोई उस ऑब्जेक्ट को देखते हो, मतलब चक्षु विज्ञान वहां पे जागता है, वहां पे वो आता है। तो उसमें वर्ड है पसादा, पसादा यानी सेंसिटिविटी, उस उस ऑर्गन की सेंसिटिविटी। तो वो पसादा जो है ना वही वट्ठु है, वट्ठु मीन्स बेस, यानी चक्षु वट्ठु, श्रोता वट्ठु, घाना वट्ठु, जीवा वट्ठु, काया वट्ठु और मनो, जो ये है उसमें उसको हृदय वट्ठु बोलते हैं, वहां पे मनोवट्ठु नहीं बोलते, हृदय वट्ठु बोलते। तो इस तरह से वो बेस यानी एक ही बेस पे उत्पन्न होगा। जैसे आंख का ऑब्जेक्ट है, आंख चित्त उसको देख रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को चेतसिक भी देख रहा है, और सेम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सेम बेस है ना, मतलब आंख वाला ही बेस जा रहा है। तो इस तरह से वट्ठु, तो एका आलंबना एका वट्ठु का, तो ये इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, चेतसिक का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये चार ही लाइक मतलब ये चार वर्ड्स में कि एका उत्पादा, एका निरोधा, एका आलंबना, एका वट्टु का, ये चार में चेतसिक का पूरा कैरेक्टर बताया कि उसको कैसा है, मतलब किस तरह से वो उसका नेचर है। फिर चेतोयुक्ता द्विपन्नासा धम्मा चेतसिका, तो चेतोयुक्ता धम्मा मतलब ये स्टेट एसोसिएटेड है कॉन्शियसनेस से, कॉन्शियसनेस मतलब है चित्ता, चित्त के साथ ये आते हैं। और ये कितने हैं, द्विपन्नासा 52, अभी हमने बात की ना यहाँ पे 52, तो वेदना संज्ञा और संखारा ये पूरे मिला के 52 चेतसिक है, टोटल चेतसिक आर 52। तो धम्मा चेतसिका मता यानी चेतसिक ये है कि ये 52 जो धम्मास है वो चेतसिक कहलाते हैं। और वो कैसे हैं, एक साथ आएंगे चित्त के साथ, एक साथ निरोध होंगे, एक ही ऑब्जेक्ट होगा और एक ही बेस होगा। तो दिस इज द लक्षणा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेतसिका। तो अभी 77 पेज पे देखना, वहां पे नीचे ही लिखा है द 52 मेंटल फैक्टर्स। सबसे पहला लिखा है द एथिकली वेरिएबल फैक्टर्स यानी अन्य समाना चेतसिका। तो अन्य समाना चेतसिका 13 है, उसमें फर्स्ट कैटेगरी है सब चित्त साधारण। अभी ये क्या है, अन्य समाना चेतसिका सब चित्त साधारण, तो पहले उसको देखते हैं फिर आगे करते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या वर्ड है, अन्य समाना चेतसिका, अन्य समाना चेतसिका। तो ये समाना वर्ड है ना, इट मीन्स कॉमन। अन्य वर्ड से समझ में आ रहा है कि अदर मतलब कुछ और, तो अदर, और चेतसिका मेंटल फैक्टर। तो अन्य समाना चेतसिका ये 13 है। और इसको इंग्लिश में जैसे अगर ट्रांसलेशन में बोलते हैं एथिकली वेरिएबल। अभी एथिकली वेरिएबल, एथिकल और वेरिएबल, एथिक्स वर्ड मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि मैं सच का ही साथ दूंगा, यानी मेरा मेरा एथिक्स है कि जो सही है मैं उसका ही साथ देना है, तो उसको बोलते हैं एक प्रिंसिपल होना। तो सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, तो इसको बोलते हैं एथिक्स। और वेरिएबल यानी जो जैसा है वैसा, यानी अगर बुरा है तो मैं उसके साथ बुरा ही करूंगा, अच्छा है तो मैं इसके अच्छा करूंगा। तो इस तरह से ये भेद है कि वो उसमें एथिक्स है, यानी वो ये है कि सही के साथ सही करना है, गलत के साथ गलत करना है। और वेरिएबल यानी चेंज भी कर रहा है, जब वो गलत के साथ जा रहा है तो गलत कर रहा है, और जो सही के साथ जाएगा तो सही कर रहा है। तो इस तरह से एथिकली वेरिएबल ये मीनिंग आता है उसका। और वही हिंदी में है तो अन्य समाना चेतसिका। तो अन्य समाना चेतसिका, अभी ये क्यों ऐसा क्यों लिखा है कि अन्य समाना, जैसे एथिकली वेरिएबल में भी समझ में आ रहा है कि वो जब सही के साथ जा रहा है तो सही हो रहा है, और गलत के साथ जा रहा है तो गलत कर रहा है। तो वो बदलता क्यों है, क्यों बदल क्यों है इसका, तो बदल इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ये समाना देखते हैं। समाना मतलब क्या, कॉमन,
तो ये वो चेतसिक है जो हर चित्त के साथ जाएंगे। तो हमारे कितने चित्त है? 121 चित्ताज है। तो उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, सब चित्त साधारण, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी जितने भी चित्ताज है। अभी यूनिवर्सल मतलब सारे, अभी हमने जब देखे थे चित्ता, तो हर भूमि का चित्त है ना उसमें, काम भूमि का चित्त है, रूपावचरा का है, अरूपा का है, लोकुत्तर का है, यानी हर भूमि, यानी पूरे यूनिवर्स को जो जितना चित्त है उसको कवर किया है। तो इसलिए ये जो है सब चित्त साधारण यूनिवर्सल, यानी पूरे यूनिवर्स में जितने चित्त है सारे चित्तास के लिए कॉमन है। तो ये जब समाना बोलेंगे यानी ये कॉमन है, कॉमन टू ऑल। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है ना 7 चित्तास की, दैट इज कॉमन टू ऑल। और ये अन्य, अन्य मतलब अदर। अभी अदर कैसा? जब ये चेत से अकुशल चित्त के साथ एसोसिएट होते हैं, तो उस टाइम ये अकुशल चित्त के साथ ही उनकी मतलब ये है साठगांठ है, उस टाइम ये कुशल चित्त के साथ नहीं जाएंगे। और जब ये कुशल चित्त के साथ जा रहे हैं तब ये अकुशल के साथ नहीं जाएंगे। तो इसलिए अन्य मतलब अगर वो कुशल के साथ जा रहे हैं तो उस टाइम पे अदर, अदर पर्सन कौन हो गया? अकुशल अदर हो गया, तो अकुशल के साथ नहीं है। और जब वो अकुशल के साथ है उस टाइम पे अदर पर्सन कौन है? कुशल है, तो वो कुशल के साथ नहीं जाएंगे। तो इसलिए अन्य समाना चेतसिका। तो ये टोटल 13 है, उसमें फर्स्ट कैटेगरी है सब चित्त साधारण यानी यूनिवर्सल। तो ये जो है 7 वो पूरे 121 चित्ता के साथ आते हैं। तो यूनिवर्सल ये 7 है, ये 7 सबके साथ आएंगे। तो ये कौन कौन से हैं? अब इसमें देख लो बुक में पेज नंबर 79 पे टेबल दिया है, उसमें स्टार्टिंग में ये एथिकली वेरिएबल यूनिवर्सल 7। तो पहला है फर्स्ट, फिर है वेदना, फिर है संज्ञा, फिर चेतना, फिर एकाग्रता, फिर जीवित इंद्रिया, और लास्ट है मनसिकारा। तो ये 7 यूनिवर्सल है, यानी ये 7 चेतसिक एक साथ हर चित्त के साथ उत्पन्न होंगे। मतलब जब भी कोई चित्त आएगा, मान लो अकुशल चित्त, फर्स्ट वाला लोभा मूला चित्त कौन सा है? सोमनस स्वगतम दिट्टिगत संप्रीतम असंकारिकम। तो वो फर्स्ट चित्त जब उत्पन्न होगा तो ये 7 उसके साथ आएंगे, 7 के साथ आएंगे पूरे। फर्स्ट आएगा, वेदना आएगी, संज्ञा आएगी, चेतना आएगी, एकाग्रता आएगी, जीवन इंद्रिय आएगा, मनसिकारा। तो ये सातों के सातों उसके साथ जुड़कर आएंगे। फिर कोई और चित्त उत्पन्न हुआ, तो मान लो दोष का चित्त उत्पन्न हुआ, या महाकुशल चित्त उत्पन्न हुआ, या रूपावचरा हुआ, कोई भी चित्त उत्पन्न होने दो, उसमें ये 7 आना ही आना है। दिस इज कंपल्सरी। इसलिए इसको कहा है सब चित्त साधारण, यानी सारे चित्त के साथ ये कॉमन है, कॉमन टू ऑल चित्तास। अभी ये क्या है? फर्स्ट, फिर वेदना, संज्ञा, एकाग्रता, चेतना। तो ये अलग अलग क्या है? चेतसिक है, लेकिन कॉमन टू ऑल, तो हर चित्त के साथ आएंगे। तो अभी एक एक जो ये चेतसिक है इसको हम देखेंगे। तो लेकिन ये जिस ऑर्डर में लिखा है कि बुक में भी देखो, पहले कॉन्टैक्ट मतलब फर्स्ट से लिखा है, फिर वेदना फीलिंग, फिर संज्ञा परसेप्शन, फिर चेतना वोल्यूशन, देन एकाग्रता मतलब वन पॉइंटेडनेस, फिर जीवित इंद्रिय और मनसिकारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस ऑर्डर में ये आते, दिस इज नॉट द ऑर्डर। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन राइट है, मतलब ये 7 चेतसिक ही आते हैं, बट ये इस ऑर्डर में नहीं आते। अभी ऐसा क्यों है कि ये इस ऑर्डर में नहीं है? फिर ऑर्डर क्या है? तो जो ट्रांसलेशन हुए अभिधम्मा का, ये जो टॉपिक है चेतसिक का, तो इसमें जब भी किसी कमेंटेटर या टीकाकार ने इसका ट्रांसलेशन किया, तो ये मतलब कहाँ से ये वैसा ही है और वहां से वो ऐसे ही कैरी हुआ भी। तो इस वजह से ये इसी तरह चला। अनिरुद्ध बनते ने भी जब इसका ट्रांसलेशन किया, ये कंपोडियन ऑफ ये अभितमा संग्रह, तो
इसका इसमें भी उन्होंने वो ही क्लासिफिकेशन वैसे का वैसा ही कैरी करके उसको समझाया है। तो इसलिए हम बता नहीं सकते कि क्यों ये ऐसा है, बट ऑल विल बी देयर बट नॉट इन दिस ऑर्डर। तो ये याद रखना कि ये ऑर्डर नहीं है। चित्त मतलब चित्त आया, चित्त के साथ ये इस ऑर्डर में ये चेतसिक आते जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सातों वहां पे आएंगे, एक साथ आएंगे। कौन पहला आएगा, कौन दूसरा आएगा, कौन बाद में आएगा, वो ऑर्डर नहीं है, बट दिस विल कम। तो जो सबसे फर्स्ट वाला चेतसिक है, फर्स्ट वाला चेतसिक कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट मतलब कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ऑफ व्हाट? तो कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द माइंड, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट, यानी कॉन्टैक्ट हुआ, टच हुआ। लेकिन ये फिजिकल टच नहीं है, इट इज अ मेंटल टच। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा और वहां पे अटेंशन जाएगा और आपका ये ध्यान है वहां पे, और फिर ये होने की वजह से वहां पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। तो कॉन्टैक्ट जो क्रिएट होता है दैट इज द मेंटल कॉन्टैक्ट विच इज बीन क्रिएटेड, नॉट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये हमेशा याद रखना है। फर्स्ट फर्स्ट का मीनिंग, फर्स्ट पाली वर्ड है, तो फर्स्ट का मीनिंग है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट बट फिजिकल नहीं, मेंटल। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मेंटली उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं, दैट इज फर्स्ट। अभी इसको कैसे समझोगे कि कॉन्टैक्ट मेंटल कॉन्टैक्ट कैसे? अभी जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो बैठा है और वो बैठ के ऐसे नींबू लेकर नींबू का रस जोर जोर से पी रहा है और बहुत ऐसे खट्टा खट्टा कैसे लगता है, तो कैसे वो चटकारे मारते हैं, तो वो वैसे वैसे कर रहा है, तो एक्सप्रेशन वैसा है कि बहुत ऐसे ऐसे करके। तो वो क्या होता है, उसको जो देख रहा है, अगर कोई देख रहा है, और खास करके कैसे होता है ना, ये जब ओल्ड एज होता है ना, तो ओल्ड एज में, ओल्ड एज भी बुढ़ों जैसा ही होता है, सॉरी बुढ़ापन भी बच्चों जैसा ही होता है। तो वो कैसे होता है, वो अगर कोई सपोज मान लो उसके ग्रैंडफादर के सामने वैसे कर रहा है, ये चलो हमारे सामने ही कर रहा है, तो क्या होगा, हमने अगर उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो खा हो रहा है, लेकिन वो खटास हम भी महसूस करेंगे कि जैसे ही वो कैसे खट्टा मालूम है ना, टेस्ट मालूम है, तो वो टेंगीनेस वो इमीडिएटली माइंड हम क्रिएट कर देता है कि ये खट्टा ऐसा है। तो क्या हुआ, हमने फिजिकली तो वो नींबू नहीं खाया, या वो उस ग्रैंडफादर ने वो नींबू नहीं खाया, लेकिन फिर भी उसने वो टेस्ट किया ना, तो बिकॉज ऑफ द मेंटल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट। फिर जैसे ऐसा होता है ना कि रास्ते से हम जा रहे हैं, फिर दो लोग बहुत जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा करने में वो गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उनको देख के हमको जैसे मतलब फियर लगता है कि कितना मतलब उग्र कोई हो सकता है, और इस तरह से कोई किसी को मारता है, और इस तरह की ऐसी चीजें होती है क्या, ऐसी घटना होती है क्या। तो वहां पे वो जो फियर क्रिएट हुआ, तो वो हमें तो नहीं मार रहा है, हम उसके भाग भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो डर जो लगता है ना, तो बिकॉज ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट का काम क्या है कि वो ऑब्जेक्ट को और माइंड को एक साथ लाता है। तो उसका पूरा जो फंक्शनिंग है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट, माइंड और सेंसरी जो ऑर्गन है। तो अगर आंख के क्षेत्र में कोई आया, तो वो उसको वहां पे कनेक्ट कर देगा ऑब्जेक्ट, चित्ता एंड द सेंसरी ऑर्गन। अगर कान के क्षेत्र का आया, तो सेंसरी ऑर्गन मतलब कान का सेंसरी ऑर्गन, ऑब्जेक्ट एंड द चित्ता। तो इस तरह से ये फर्स्ट काम करता है। तो ये चेतसिक का जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो क्या है, टू टच द ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने बात की कि इट टच द ऑब्जेक्ट, मतलब वो छूता है लेकिन मेंटली छूता है। तो इसका लक्षण क्या है, टू टच द ऑब्जेक्ट। फिर इसका फंक्शनिंग कैसा है, ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट और माइंड को एक साथ लाता है। तो ऑब्जेक्ट तो कहीं दूर है और माइंड दूर है, उन दोनों को साथ में लाता है, मतलब इट्स लाइक अ ब्रिज। तो दोनों को एक साथ जोड़ता है, ये इसका फंक्शनिंग है। फिर इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, ये प्रकट कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा, इंद्रिय के क्षेत्र में आएगा और वहां पे मन उत्पन्न होगा, तो ये तीनों एक साथ आते हैं, तब ये प्रकट होता है। मतलब ये फर्स्ट ये कांटेक्ट वहां पे होता है। फिर इसका कॉज क्या है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये इमीडिएटली प्रकट होता है, यानी वो आता है, मैनिफेस्ट होता है। तो इसका ये मतलब प्रोक्सीमेट कॉज फर्स्ट का या कॉन्टेक्ट का क्या है, कि कोई ऑब्जेक्ट आए और वो सामने आ जाता है। तो इस तरह से जो पहला चेतसिक है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट, वो होता है, इट इज अ मेंटल टच और टू अ ऑब्जेक्ट। और इट कब आता है वो, जब कोई चित्त है, कोई चित्त, सॉरी चित्त नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है और वो सेंस ऑर्गन के क्षेत्र में आया, और विज्ञान उसको उस चित्त ने जाना। तो ये जब तीनों चीजें मिलके आती है, तब ये चेतसिक उत्पन्न होती है। फिर दूसरी चेतसिक है वेदना। तो वेदना, जैसे मैंने बार बार बोला था कि वेदना इज एक्सपीरियंसिंग द ऑब्जेक्ट, तो अनुभवन करता है।
उसको मेंटल टेस्टिंग बोलते हैं, कि वो ऑब्जेक्ट को टेस्ट करता है। तो वेदना हमने 121 जब चेतसिक देखे थे, सॉरी चित्तास देखे थे, तो 121 चित्तास में लास्ट का जब क्लासिफिकेशन किया था वेदना भेड़ा से, तो उसमें हमने देखा था कि 5 वेदना होती है। तो इतनी ही वेदना है, मतलब कहीं कोई इसके अलावा कोई और न्यू वेदना नहीं होगी। तो दिस इज द 5 टोटल वेदना जो प्रकट होती है। वेदना कब प्रकट होती है? जब कोई भी इंद्रियों के क्षेत्र में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जब ऑब्जेक्ट का मतलब कांटेक्ट हो जाएगा, तो कांटेक्ट होने के बाद वहां पे वेदना प्रकट होती है। कोई अच्छा ऑब्जेक्ट देखा, आंखों ने बहुत सुंदर रूप देखा, तो सोमनस्य मतलब बहुत अच्छा लगा। कुछ गंदा रूप देखा, अच्छा नहीं लगा, तो दोमनस्य। और देखकर हमने कोई रिएक्शन नहीं दी, तो वो उपेक्षा। फिर और दो वेदना थी, सुख और दुख। तो सुख यानी जब बॉडी पे कुछ अच्छा टच होता है उसे कहते हैं सुखद वेदना, सुखद काया वेदना थी वो। और जो बॉडी पे अगर कुछ दुखद वेदना हुई तो उसको कहते हैं दुखद वेदना। तो वो दुख और सुख जो थी वो काया की थी, लेकिन वो फील होती है, दैट इज इन द क्षेत्र ऑफ फीलिंग। तो इसलिए वो वेदना उसको भी हम लेंगे। हम जैसे बात कर रहे हैं कि जैसे वेदना, ये फर्स्ट इट इज अ मेंटल टचिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, वैसे ही ये भी मेंटल वेदनास है। सारी वेदनास मेंटल है, लेकिन प्रगटीकरण से अपना बॉडी पे हुआ है, बट इट इज अ वेदना विच यू फील। तो वेदना इज मेंटल टेस्टिंग, या उसके बारे में उसको इंजॉय करता है जो, उसे कहते हैं वेदना। फिर वेदना 5 टाइप्स की जो अभी हमने बात की, तो ये तो मैं एक बार लिख देती हूँ वापस से, ताकि आपको वो रिकॉल हो जाएगा और याद रहेगा। वेदना, सुख, दुख, दोमनस्य, सोमनस्य, उपेक्षा। अभी इसमें ये जो 5 वेदना है ना, इसको हम 3 में भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? सुख और सोमनस को हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सुख है, ये भी सुख है, लेकिन ये सिर्फ सुख बॉडी का था, बट ये फीलिंग ही है ना, तो हम इसको एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। वैसे ये दुख और दोमनस को भी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। और उपेक्षा, तो उस तरह से ये 3 वेदना हो जाएगी, 5 नहीं रहेगी। तो बोथ आर राइट, इस तरह से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो या 5 से भी कर सकते हो। तो आइदर 3 और 5। तो कोई भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट देखा तो बहुत ही सोमनस से बहुत अच्छा लगता है। कोई भी अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं देखा तो दुख या दोमनस से। और उपेक्षा, ये वेदना जो है ये बहुत ही कॉमन वेदना है। मतलब हमें ये दोनों का भेद समझ में आता है जब ये वेदना प्रकट होती है, तो हमें बहुत इजीली ये समझ में आता है कि अभी हम बहुत खुश है, हम बहुत दुखी है, वो समझ में आता है। लेकिन उपेक्षा नहीं समझ में आती है। लेकिन आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं ना, चलना, खाना पीना, सोना, हम दिन की जितनी भी हरकतें करते हैं, ये सब उपेक्षा, इसमें उपेक्षा वेदना कंटिन्यूस चलती है। तो वेरी सटल वेदना, बट वेदना इज देयर, वेदना विल ऑलवेज बी देयर। जैसे बात करते वक्त लास्ट टाइम भी मैंने बोला था 121 चित्तास में, कि हर चित्त के साथ एक वेदना है। कोई भी चित्त वेदना के बगैर था ही नहीं। अगर आप पूरा देखोगे तो कहीं भी एक भी चित्त विदाउट कोई वेदना नहीं है। तो हर चित्त में वेदना है। तो वैसे ये क्या है, ये हम जो बात कर रहे हैं सब चित्त साधारण, तो वेदना है ना हर चित्त में, तो ये वेदना जो है ये हर हर चित्त के साथ चलेगा, इसलिए सब चित्त साधारण कैटेगरी में। फिर इसका लक्षण कैसा है, ये कैसा, मतलब इसका कैरेक्टर क्या है इस वेदना का, तो वो कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करता है। फिर इसका रस यानी फंक्शन क्या है, तो फंक्शन वो देखता है कि कौन सी वेदना है, सुख की है क्या, कि दुख की है, कि उपेक्षा की है। तो इस तरह से कौन सी कैटेगरी की वेदना है, तो वो उसका फंक्शन है वो देखना। फिर वो प्रकट कब होता है, जब भी कोई मतलब उसका सॉरी उसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, कि वो कैसे, कि वो इंजॉय करता है, यानी प्रकटीकरण कैसा होता है कि वो उस ऑब्जेक्ट को टेस्ट करता है, यानी उसको इंजॉय करता है, रेलिश करता है। और कॉज क्या है, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, यानी कि जब बहुत शांति है और उसमें कोई अचानक से खटपट हुई और कोई वेदना प्रकट हुई, तो इस तरह से इसका प्रोक्सिमेट कॉज क्या है, कि जब आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है, उसमें फिर कुछ हुआ एंड फिर ये वेदना है। तो इसको कैसे समझेंगे कि वेदना चेतसिक कैसा काम करता है। और ये जो चेतसिक है ना, जितने भी हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन में, ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि जब हम फर्स्ट बात करें
तो बाकी सारी चेतसिक है ही नहीं, वहां पे नहीं होगी, वो ऐसा नहीं है, वो भी सब है। वैसे यहाँ पे वेदना का बात कर रही हूँ, तो वेदना के साथ अभी कांटेक्ट है, कांटेक्ट होने के साथ ही वेदना आ गया। तो फिर वेदना को कैसे समझेंगे? जैसे पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजाओं के लिए खाना बनता था। तो जब उनके लिए खाना बनता है तो क्या होता है कि अ, एक ये होता है, टेस्टर होता है ना, वो देखने के लिए कि इसमें पॉइजन तो नहीं है या खाना अच्छी तरह बना है कि नहीं। तो वो हर एक स्पून, मतलब एक ही स्पून का लेता है और टेस्ट करता है सब कुछ। तो इसके बाद खाना पूरी तरह एंजॉय कौन करता है? राजा करता है ना। तो उसी तरह ये वेदना चेतसिक है, मतलब दूसरे चेतसिक सिर्फ उसका टच, मतलब उसका थोड़ा सा उसका वो करेंगे, ग्रहण करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल टेस्टिंग है ना, जो एक्चुअल इंजॉय करेगा, वो वेदना करेगा उस ऑब्जेक्ट का। इसलिए इसको कहा है वेदना, यानी एक्चुअल टेस्टर, एक्चुअल इंजॉयमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो वेदना चेतसिक होता है। फिर इसके बाद वाली कौन सी चेतसिक है? संज्ञा। अभी हमने संज्ञा के बारे में जब बात किया था, तो संज्ञा खंडा में हमने काफी बात किया था इसके बारे में। सेम है वही कि संज्ञा क्या होता है कि इट इज अ परसेप्शन, या चीजों का मूल्यांकन करना, या जानना कि चीज कैसी है। मतलब गुड, बैड, ठंडा, गरम, फिर अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, जो भी है, जो भी हम मूल्यांकन करते हैं, वो संज्ञा से होता है। और संज्ञा क्या है? इट इज लाइक अ मेमोरी। तो आप जो भी करते हो, जो भी आपको याद आता है, जो भी आपके एक्शंस होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द संज्ञा। ये हम नहीं याद रखते, संज्ञा जो चेतसिक है उसका ये क्षेत्र है कि मेमोराइज करना, चीजों को अंडरस्टैंड कर, अंडरस्टैंड नहीं करना, सिर्फ जानना। अभी मैं यहाँ पे वर्ड यूज करती हूँ जानना। तो ऐसा कोई बोल सकता है कि चित्ता भी तो जानता है, और ये चेतसिक जो संज्ञा है वो भी तो जान रही है, लेकिन वो सिर्फ जानता है। यहाँ पे ये जानने के टाइम क्या है, उसको एक ये कर देता है, स्टैंपिंग कर देता है कि अच्छा है, बुरा है, काला है, पीला है, गर्म है, वजन है, हल्का है। तो वो ऐसा इस तरह से जानता है, इस भेद से जानता है। इसलिए ये इसका जानना चित्त के जानने से अलग है। तो इस तरह से वो जानता है कि कैसा है वो चीज। फिर कैसा होता है ये संज्ञा क्रिएट कैसे होती है? जैसे अभी हम छोटे थे, तो जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, उसको बताया जाता है ना, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये भाई है, ये बहन है, ये स्कूल है, ये बोर्ड है, ये फैन है, ये पेन है, ये बुक है। मतलब हर चीज के बारे में उसको बताया जाता है। तो वो जब बताया जाता है तो दैट इज व्हाट ही इज क्रिएटिंग अ मेमोरी, कि ये चीज ऐसी है। फिर जब भी वो चीज उसके सामने आएगी उसको याद होता है। जैसे आज भी मुझे याद है कि ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये पेन है, ये बचपन में मैंने सुना है। तो उसी तरह हमेशा जब भी ये चीज मेरे सामने आएगी, जब भी ये ऑब्जेक्ट आएगा, मुझे हर टाइम मालूम पड़ेगा कि ये वो है। लेकिन ये मुझे इसलिए मालूम है बिकॉज अ मेमोरी हैज बीन क्रिएटेड। उसकी वजह से जब भी वो क्षेत्र में वो आएगा उस टाइम पे होगा। तो पहले भी उसने उसका मूल्यांकन किया, आज प्रेजेंट में जब आता है तभी भी वो सेम करता है, और फ्यूचर में अगर कभी पेन सामने आया तो मुझे मालूम पड़ेगा ये पेन है, तो उस टाइम पर भी मूल्यांकन होगा। तो ये कंटिन्यूस चलते रहता है। अब इस कन्या में प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो सिर्फ ये करता है, क्या बोलते हैं, एनालाइज करता है कि गुड बैड ये वगैरह। लेकिन अगर ये एनालाइज करते वक्त, यानी वो परसेप्शन लेते वक्त उस ऑब्जेक्ट का, अगर उसने गलत मूल्यांकन कर लिया, मान लो कोई चीज बहुत अच्छी है लेकिन उसने समझ लिया ये गलत है, तो वो मिथ्या वहां पे क्रिएट कर ली। फिर क्या होगा, जब भी वो चीज सामने आएगा तो वो हमेशा उसको गलत ही मूल्यांकन करेगा। तो यहाँ पे वो राइट है रॉन्ग है उसको उससे लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी संज्ञा ने ऐसा ये कर दिया है, मूल्यांकन इस तरह से किया है कि वो सही चीज को भी गलत पकड़ रहा है। तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो पकड़ेगा या वो सही गलत चीज को सही समझेगा, तो वो उसका गलत परसेप्शन के हिसाब से ही उसके एक्शंस हो गए, या उसका वो वैसा ही हमेशा मूल्यांकन करने की वजह से गलत एक्शंस को लीड करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान बुद्ध भी ना बोलते हैं कि जिनकी संज्ञा, मतलब जिनका परसेप्शन मिथ्या दृष्टि में बहुत स्ट्रांग बन चुका है, उनकी वो जो ये मिथ्या दृष्टि है ना, उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए जब संज्ञा क्रिएट हो रही है, अभी ये किसी के हाथ में नहीं है कि वो जब संज्ञा क्रिएट कर रहा है तो राइट क्रिएट कर रहा है कि रॉन्ग क्रिएट कर रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि जो आपको पहले बार ही बता रहा है, या जहाँ पे आपका वो अनुभवन क्रिएट हो रहा है, वहां पे आपको राइट चीजें बताई जा रही है, राइट चीजों का अनुभवन हो रहा है, और आप राइट मेमोरी बिल्ड कर रहे हो, तो राइट संज्ञा होगी। तो इट डिपेंड्स, मतलब वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह से है संज्ञा।
तो इसका लक्षण कैसा है? संज्ञा क्या करती है? इट नोज, मतलब वो जैसे ही देखता है वो जानता है। जैसे अभी ये मोबाइल बहुत साल से देख रही हूँ, तो मुझे मालूम है ये मोबाइल है, तो जैसे ही मैंने इसको देखा मैं समझ गई कि हाँ ये दिस इज द मोबाइल। तो इसका कैरेक्टर क्या है कि वो हमेशा जानेगा, तो टू नो। तो इसका रस कैसे है, मतलब संज्ञा फंक्शन क्या है कि पहले जो संज्ञा मतलब जो क्रिएशन हुआ है मेमोरी का, उसको वापस वापस जानना। तो पहले भी पेन पेन ही था, आज भी पेन पेन ही है, कल भी पेन पेन ही रहेगा। तो इस तरह से जो मूल्यांकन किया है माइंड में, तो ये फंक्शन हमेशा जब भी वो ऑब्जेक्ट आएगा, माइंड हमेशा बताएगा कि ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है। तो इसी तरह पुनः पुनः बार 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 उसका मूल्यांकन वैसा ही होता है। फिर इसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है? जो हमने खुद से इसका ये किया है, आकलन किया है, वो उसी को सिर्फ प्रकट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे आप ऑन द स्पॉट चेंज कर दोगे कि नहीं मुझे इस क्षण लग रहा है कि ये पेन नहीं पेंसिल है, तो वैसा नहीं होगा। पहले से जो हम चले आ रहे हैं, जो करे आ रहे हैं, उसी को सिर्फ उस टाइम पे वो प्रकट करेगा, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करेगा। फिर इसका कॉज क्या है? जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको हमने जैसे जाना है, माइंड हमको वैसा ही बताता है। तो अभी इसमें गुरुजी ने ये स्टोरी बताई है 10 डेज में, 10 दिवस के शिविर में, कि वो जैसे एक हाथी को लाते हैं, फिर सब अंधों को बुला के लाते हैं कि इसको टच करो और बताओ हाथी कैसा है। तो एक उसके इसको कान को हाथ लगाता है, वो बोलता है ये तो पंखे जैसा है। फिर दूसरा एक बॉडी को हाथ लगाता है, वो बोलता है तो वॉल जैसा है। फिर एक पैरों को हाथ लगाता है, तो बोलता है खंबे जैसा है। फिर एक ये पूंछ को हाथ लगाता है, वो बोलता है टेल जैसा है। तो वहां पे वो उनके हिसाब से वो मूल्यांकन राइट है। उनको उसको वॉल लग रही है तो वॉल है, उसको पैर पैर खंबे लग रहे हैं तो खंबे है, उसको ब्रश लग रहा है तो ब्रश है, उसको फैन लग रहा है तो फैन है। तो सही या गलत क्या है उससे कोई भेद नहीं है। भेद ये है कि आपने उसको कैसे जाना। तो संज्ञा ने उसका मूल्यांकन कैसे किया उस ऑब्जेक्ट का, तो ये संज्ञा के क्षेत्र में आता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसका कांटेक्ट होता है, फिर वेदना होगी, फिर उसका मूल्यांकन होगा। तो ये इस तरह से संज्ञा चेतसिक है। जैसे हमने स्टार्ट में बोला था कि जो चेतसिक है 52 है, तो जो वेदना चेतसिक है वो खुद ही वेदना खंड है, यानी वो एक कैटेगरी है। फिर संज्ञा चेतसिक जो है वो संज्ञा खंड है। और बाकी के जो बचे अभी, जो ऊपर कौन सा बच गया है? फर्स्ट यानी कॉन्टैक्ट बच गया। कॉन्टैक्ट प्लस जितने भी अभी हम सुनेंगे ना, ये सारे एक साथ संखारा खंड में रहेंगे, मतलब दे आर द होल कैटेगरी ऑफ दिस। तो उससे कोई वो नहीं है कि कैटेगरी का क्या है वगैरह, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए है। इसको जिस जिस तरह से फ्लो है उसी तरह से समझो, कि मीनिंग को समझो ये क्या है। ये चेतसिक है, ये मेंटल फैक्टर्स है, ये चित्त के साथ उत्पन्न होते हैं, चित्त के साथ ही जाते हैं। चित्त जो ऑब्जेक्ट पकड़ता है वही ऑब्जेक्ट इनका है, और इनका वटु यानी बेस भी सेम होता है। तो अभी तक हमने 3 चेतसिक देखे, सब चित्त साधारण में से। पहला वाला था फर्स्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा वाला था वेदना, तीसरा वाला था संज्ञा। तो 3 चेतसिक अभी तक देख लिए। तो इसके आगे वाला चेतसिक जो है वो है चेतना। चेतना को क्या बोलते हैं? वोल्यूशन ऑफ माइंड, मतलब कर्म करने की जो इच्छा, दैट इज चेतना। और ये चेतना चेतसिक कैसी है कि ये खुद का तो काम करती है, साथ में ये भी देखती है कि दूसरे जो चेतसिक है वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मतलब ये सबको काम पे लगाता है। तो इस तरह से इसका फंक्शनिंग है, मतलब इस तरह से ये काम करता है कि खुद का काम करो, मतलब डू योर ओन फंक्शन, और ये भी देखो कि दूसरे कर रहे कि नहीं, यानी उनको रेगुलेट करता है। तो ये चेतना है। तो फिर चेतना उसको कैसे समझेंगे? जैसे अभी कोई बहुत बड़ा ये रहता है, फार्मर रहता है, तो कैसे होता है कि वो खुद के इतना बड़ा फार्म है तो खुद ही काम नहीं कर सकता है ना अकेले, तो मजदूरों को भी लाएगा। तो खुद भी काम कर रहा है, दूसरे भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद का जब काम करता है, वो दूसरों पे भी नजर रखता है ना, कि हाँ वो पानी ठीक से लगा रहा है क्या, वो मट्टी ठीक से खोद रहा है क्या, वो बाकी के काम कर रहा है क्या। तो खुद का काम करते हुए दूसरों को काम रेगुलेट करना। तो उसी तरह ये चेतना भी है कि खुद का भी काम करना है और दूसरों का भी काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेतसिक है। फिर इसमें बुद्ध ये बोलते हैं, ये एक मैं यहाँ पे रीड करती हूँ, वो बोलते हैं कम्मम वदामी चेतित्व कम्मम करोति कायेन वाचा मनसा। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं चेतना को ही कर्म समझता हूँ, मानता हूँ, और मैं यह करूंगा, यह सोचकर ही पुद्गल काया वाचा या मनोद्वार से कृत्य करता है। तो
चेतना को ही भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, यही मेन है जो एक्शन में कन्वर्ट होगा। और जब भी कोई चेतना यानी कुछ ये करता है कि मुझे काम करना है, फिर वो भले वो बॉडीली एक्शन से करे या वर्ड से करे या माइंड से करे, तो दैट बिकम्स योर कम्मा। तो ये चेतना चेतसिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। फिर वो चेतना गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। आप कुछ गलत अगर करोगे तो अकुशल चेतना में चला जाएगा, और अगर कुछ अच्छा करोगे तो कुशल में चला जाएगा। तो अकुशल भी के साथ भी जाएगा और कुशल के साथ भी जा सकता है, मतलब दोनों में से किसी के साथ भी जा सकता है। इसलिए सब चित्त साधारण है ना, किसी के साथ भी जा सकता है, कुशल भी है अकुशल भी चित्त है से। तो दोनों के साथ जो अच्छे चेतना से किया हुआ कर्म आपको कुशल फल देगा, विपाक देगा, अकुशल चेतना से किया हुआ अकुशल विपाक देगा। तो इस तरह से ये चेतना है। तो ये अब मतलब इस तरह से क्या है, ये एक विलिंगनेस हमेशा होती है, तो ये इसका लक्षण है। चेतना के अंदर क्या है कि कुछ करना है, हमेशा एक करने का वो रहता है, तो दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। वो लक्षण जो है चेतना का, दैट इज विलिंगनेस। ये लिख लीजिए आप, मैं जो बोल रही हूँ लक्षण, रस, फंक्शन, मैनिफेस्टेशन, प्रोक्सिमेट कॉज, ये बुक में है। अगर चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो उधर है, वो कैटेगरी में है। लेकिन अगर आप लिख लोगे तो दैट विल बी बेटर, इजी। तो लक्षण क्या है इसका, विलिंगनेस। फिर इसका रस यानी फंक्शन क्या है, तो वो कर्म करता है ना, टू एक्यूमुलेट कम्मा, ये इसका फंक्शन है। फिर या उसको बोल सकते हैं कि वो उत्साहित करता है, जैसे हमने बात की ना कि ये खुद का भी काम करता है, दूसरों का भी काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसका फंक्शन क्या है कि सबको उत्साहित करना है ताकि कुछ कर्म हो जाए। फिर मैनिफेस्टेशन क्या क्या है इसका, कि ये कैसे प्रगटीकरण होता है, ये सब में कोऑर्डिनेट करता है। ये लीडर जैसे काम करता है ना, खुद का भी काम कर रहा है, दूसरों का भी काम कर रहा है, तो ये हर एक एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। फिर इसका प्रोक्सिमेट कॉज क्या है, कि वेदना, संज्ञा और जो विज्ञान है, इनकी वजह से चित्त उत्पन्न होता है। तो जब भी कोई वहां पे वेदना होगी, संज्ञा मूल्यांकन होगा और चित्त है, तो वहां पे चेतना प्रकट होती है। तो इस तरह से चेतना प्रकट होती है। तो चेतना चेतसिक अभी हमने जो देखा, इसके पहले क्या हमने देख लिया, वेदना देख ली, संज्ञा देख ली, और चित्त तो है ही, चित्त जो विज्ञान है वो तो है, उसके साथ ही चेतसिक आ रहे हैं। तो ये तीन आएंगे तो फिर चेतना, ये चेतसिक प्रकट होती है। तो इस तरह से ये आगे की चेतसिक है। फिर इसके बाद है एकगता। अभी जब हमने रूपावचरा चित्त बात किया था, उसमें ये वर्ड आया था। जैसे वो फर्स्ट ध्यान था ना, वितक विचार पिति सुख एकगता। तो एकगता क्या था, इट इज पॉइंटेडनेस, या इट इज फोकस ऑफ द माइंड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो एकाग्रता, ये जो चेतसिक है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत बलवती झानाज में ही मालूम पड़ती है। बाकी टाइम पे ये बहुत सटल रहती है, लेकिन होती है। जैसे कोई भी छोटा मोटा भी काम करना है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन तो होना चाहिए ना, मतलब माइंड का फोकस होगा तभी तो आप काम करोगे। जैसे पानी भी पीना है, तो ग्लास को उठाने के लिए वहां पे माइंड है ना, तभी तो हो रहा है। तो छोटे छोटे कामों में भी है, लेकिन ये इतनी बलवती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन जब आप ध्यानास के लिए बैठते हो या कॉन्सेंट्रेशन के लिए बैठते हो, तो ये माइंड को बहुत फोकस करने के लिए बहुत यूजफुल होती है वहां पे। और ये वहां पे समझ में आती है कि घंटों निकल गए, हमारा माइंड एकदम स्टेबल है। तो ये वहां पे ध्यानास में बहुत चीज समझती है, बाकी जगह बहुत नॉर्मल वीक रहती है। तो इसका लक्षण क्या है, कि ये माइंड को स्थिर रखना चाहता रखता है। तो माइंड को स्थिर रखने वाला जो लक्षण है वो एकाग्रता का है। फिर इसका फंक्शन क्या है, टू यूनाइट द फैक्टर्स, यानी जो बाकी जो है जो चेतसिक है, उन सबको उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है ना, तो सबको एक साथ लाता है। तो सिर्फ खुद नहीं है उसमें, फिर स्पष्ट वेदना, संज्ञा, जितनी दूसरे जो भी चेतसिक है और भी जो रहेंगे, वो सबको उस पर कॉन्सेंट्रेट करके माइंड को वहां पे फोकस करना, दैट इज इट्स फंक्शन। फिर इसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, जब हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो क्या होता है, मन में बहुत पीस लगता है ना, शांति लगती है। तो इस तरह से प्रकट होता है कि अब हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड है, कोई उथल पुथल नहीं, तो वेरी पीसफुल। और इसका प्रोक्सिमेट कॉज क्या है, कि सुख, मतलब बहुत खुशी मिलती है। तो क्योंकि मन शांत है, कोई उथल पुथल नहीं है, तो उसमें कितना सुख रहेगा, कितनी शांति होगी, कितनी हैप्पीनेस होगी। तो ये इसका कॉज है। तो इस तरह से ये एकाग्रता चेतसिक है। फिर इसके आगे वाली जो चेतसिक है वो है जीवित इंद्रिया। तो जीवित मतलब क्या, अलाइव, और इंद्रिया, तो इसको जीवित इंद्रिया ऐसा क्यों बोला गया है, तो जीवित मतलब वो खुद भी जिंदा है, और दूसरे जो चेतसिक है ना, चित्त और चेतसिक,
उन सबको ना जिंदा रखता है, यानी उनको पोषण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं जीवित। जीवित मतलब लाइफ, और लाइफ कंटिन्यू मतलब इंद्रिया इसको कंटिन्यू करता है। तो जीवित, पोषण करना खुद का, और साथ में वो चित्त और चेतसिक का, और इंद्रिया। अभी इंद्रिय का क्षेत्र कैसे होता है कि बोलते ना कि इंद्रिया हावी हो गई, तो रूप देखा कुछ, तो वहां पे आइस का इंद्रिया बहुत ये हो गया, स्ट्रांग हो गया, कुछ बहुत अच्छे गाने सुनाई दे रहे, तो शोध का इंद्रिया बहुत ये हो गया, पढ़ाई कर रहे बुक बंद करके बाहर चले गए क्योंकि गाना सुनना है। फिर मतलब इस तरह से वो क्या होता है, हावी होता है, मतलब उसपे उसका ये होता है स्ट्रांग, ये होता है क्या बोल सकते हैं, अधिपत्य। तो इसलिए इसको इंद्रिया बोला गया। तो बाकी जितने भी चेतसिक है ना, उस पे इसका अधिपत्य है। अधिपत्य मतलब क्या, कि इसकी हुकूमत है उस पे। अभी वो कैसे है, जब भी कोई चित्त उत्पन्न होता है, तो चित्त के तीन मूवमेंट्स है, मैंने बताया था कि वो आता है, वो उत्पन्न होता है, फिर वो रहता है, और फिर वो नष्ट हो जाता है। तो दीज थ्री आर कॉल्ड माइंड मूवमेंट। एक चित्त का लाइफ साइकिल बोलते हैं उसको। तो जब वो चित्त का लाइफ साइकिल होता है, उस टाइम पे चेतसिक भी उसके साथ रहते हैं, तो वो भी उनके साथ ट्रेवल करते हैं, और उनका वो जब चित्त का व्यय होगा, उसका तो चेतसिक भी व्यय हो जाते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल है ना, ये जीवित इंद्रिया के जैसे चलता है। तो अगर उसमें जीवित इंद्रिया है, तो ही वो चित्त अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा। अगर वो जीवित इंद्रिया नहीं है, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए अधिपत्य यानी ये ऊपर है, सबके ऊपर है, और सबको ये उस चित्त, उस चेतसिक जितने जो भी आएंगे, उन सबको कंटिन्यू करवाने में हेल्प करता है। और निरंतरता से, जब से जन्म होता है और जब तक छुट्टी यानी लास्ट चित्ता नहीं आएगा, तब तक ये एकदम मतलब हर एकदम कंटिन्यूस फ्लो में हर चित्त चेतसिक के साथ ट्रेवल करते रहता है। तो इस तरह से इसका अधिपत्य है। फिर जैसे कोई अगर ये बोलते हैं, नाव में बैठा है, और नाविक उसको नाव में बैठा के नदी के उस किनारे ले आ जाए, तो वो आदमी जिसको भी जाना था, वो तो उस किनारे पहुंच गया, साथ में वो नाविक भी पहुंच जाता है ना। तो उसी तरह ये जीवित इंद्रिया जो चेतसिक है ना, वैसी है कि उसने बाकी चित्त और चेतसिक को तो पहुंचा दिया, और वो खुद भी जाता है फिर, क्योंकि उसको आगे वापस ट्रेवल करना है, वापस ट्रेवल करना है। तो इस तरह से ये लाइफ को कंटिन्यू करता है। अभी ये जीवित इंद्रिया है ना, ये टर्म आपको रूपा में भी सुनाई देगा, वहां पे वो रूपा का जीवित इंद्रिया है। ये मेंटल वाला बात कर रहे हैं, मतलब माइंड का बात कर रहे हैं, तो ये ओनली माइंड का मतलब नाम के साथ जो लाइफ फैकल्टी चलती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जीवित इंद्रिया वो है। फिर जीवित इंद्रिया का लक्षण क्या है, कि वो हेल्प करता है, मतलब टू सस्टेन। अभी एक चित्त आया, तो वो चित्त है, तो उसको कंप्लीट करना है, मतलब उसको ये उसका लाइफ स्पैन देना है ना, तो उसको सस्टेन करना, ये इसका लक्षण है। फिर इसका रस क्या है, ये उत्पाद होके भंग होने तक, मतलब आया चित्त और भंग हुआ, तो इसको ये मेंटेन करता है, ये फ्लो को ना मेंटेन करता है, ये इसका फंक्शन है। फिर ये प्रकट कैसे होता है, जब भी कोई चित्त, ये चित्त और चेतसिका को एस्टेब्लिश करता है, मतलब उनका प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए ये रहता है कि यहाँ ये चित्त है, क्योंकि लाइफ है तभी वो बता सकेगा ना, वरना नहीं बता सकेगा। तो उसका प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने के लिए चित्तन चेतसिका का जीवित इंद्रिया, ये इसका मैनिफेस्टेशन, इसका प्रगटीकरण इस तरह से होता है। तो इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या है, कि ये इस तरह से मेंटेन करता है, यानी मेंटेनिटी ऑफ द चित्ता एंड चेतसिका टिल डेथ। तो इसको ये यही फंक्शन है इसका, जो जीवित इंद्रिया चेतसिक है, उसका फंक्शनिंग यही है। तो इस तरह से ये जीवित इंद्रिया चेतसिक। फिर इसके बाद है मनसिकारा चेतसिक, लास्ट चेतसिक है, सेवन चेतसिक सब चित्त साधारण। तो ये मनसिकारा चेतसिक जो है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट सभी है, क्योंकि सारे साथ में आते हैं, कोई भी ओमिट नहीं होगा कभी भी। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, तो सबसे पहला जो उसको जानता है, वो ये मनसिकार है। तो माइंड का अटेंशन जो डाइवर्ट करना है, वो ये मनसिकार है। अभी आपको याद है कि नहीं मालूम नहीं, अहेतुक चित्त में, क्रिया चित्त में दो वर्ड बोले थे, पंच द्वारा अवजना और मनो द्वारा अवजना। तो ये जो मनसिकार है ना, ये वो है कि एडवर्ट माइंड का अटेंशन वहां ले जाना। तो दिस इज मनसिकार। तो सब जैसा ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा, सबसे पहला ये चेतसिक जागता है कि कोई है वहां पे, कुछ है। तो फर्स्ट कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज ऑफ मनसिकार। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, चित्त को ऑब्जेक्ट के पास लेके आता है, और ऑब्जेक्ट को चित्त के पास लाता है। तो ये टू वे ट्रैफिक है।
कि चित्त को ऑब्जेक्ट के पास ले जाना और ऑब्जेक्ट को चित्त के पास लाना। तो इसका लक्षण क्या है कि सेम चित्त और चेतसिक, यानी जो भी चित्त और चेतसिक है उसको ऑब्जेक्ट की तरफ मोड़ना, ये इसका काम है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द मनस्तिकारा। इसका रस फंक्शनिंग क्या है कि ये चीजों को जोड़ता है, यानी चित्त और ऑब्जेक्ट को साथ में जोड़ता है। तो इस तरह से ये मनस्तिकारा का फंक्शनिंग है। फिर अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मनस्तिकारा एग्जैक्टली है क्या। मान लो कि एक आदमी घोड़ा गाड़ी लेके जा रहा है। अभी एग्जाम्पल सारे ऐसे क्यों है, क्योंकि ये सब बहुत पहले के ग्रंथ है ना, तो उसमें ऐसे ही एग्जाम्पल्स है। आज के मॉडर्न ऐसे कार वार के एग्जाम्पल्स नहीं है। तो घोड़ा गाड़ी, मान लो अगर किसी को कार चाहिए तो कार बोल सकते हैं। तो आप घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, फिर घोड़ा है, ये है पर्सन है जो गाड़ी चला रहा है, और एक डेस्टिनेशन है। तो जो डेस्टिनेशन है दैट इज द ऑब्जेक्ट। फिर वो जो घोड़ा है वो कौन है, वो चित्त और चेतसिक है। और जो आदमी उसको लेके जा रहा है, वहां पे डायरेक्ट कर रहा है, दैट इज मनसिकार। तो इस तरह से मनसिकार क्या करता है, ऑब्जेक्ट एंड चित्त एंड चेतसिका को मिलाता है। दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ मनसिकार। फिर इसका प्रोक्सिमेट कॉस्ट क्या है, इसका मैनिफेस्टेशन कैसा होता है कि ये आमना सामना कराता है ऑब्जेक्ट और चित्ता का। तो इस तरह से प्रकट होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा वो चित्त को बोलेगा कि देखो ऑब्जेक्ट आ गया, या चित्त है तो उसको दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से दोनों को आमना सामना करा देता है। फिर इसका कॉज क्या है, वो प्रकट क्यों होता है, क्या क्यों उसका आना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा मनस्तिकार आएगा, यानी वो जानेगा कि यहाँ पे कुछ है। तो इस तरह से ये मनस्तिकारा चेतसिक है। तो इस तरह से ये 7 चेतसिक है। सब चित्त साधारण चेतसिक हमने देखा। फर्स्ट मतलब कांटेक्ट, फिर वेदना, फिर संज्ञा, फिर चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिया और मनसिकरण। ये 7 चेतसिक है। ये 7 कंपल्सरी, कोई भी चित्त आएगा ना उसके साथ आएंगे। दे आर कंपल्सरी टू ओरिजिनेट, इसलिए सब चित्त साधारण। और जिस ऑर्डर में बुक में लिखा है उस ऑर्डर में वो नहीं आते। तो इट इज जस्ट द क्लासिफिकेशन, बट ऑर्डर इज नॉट द सेम, ये भी याद रखना। तो इसमें ऑर्डर क्या हो सकता है, तो जैसे भी मैंने बात करते करते बोला, मनस्तिकारा सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जानता है। तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो मनस्तिकारी है। तो मनस्तिकार जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा वो उसका उसकी तरफ उसका ध्यान जाएगा। तो दैट इज मनस्तिकार। फिर ऑब्जेक्ट आया, उसका ध्यान गया वहां पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, कांटेक्ट होगा। तो फर्स्ट यानी ये चेतसिक उत्पन्न होगा और वो जानेगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और वो मेंटली उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होगा। फिर जब फर्स्ट होगा, कांटेक्ट होगी, तो वहां पे कोई वेदना होगी। तो वेदना कोई भी हो सकती है, हमने देखी है, सुख दुख या उपेक्षा की। तो उस तरह से वहां पे वेदना, यानी वो ऑब्जेक्ट कैसा है उसका अनुभवन करेगा, मेंटल टेस्टिंग करेगा। फिर वहां पे वो उसका वेदना आया, फिर संज्ञा आएगी, मूल्यांकन करेगी कैसी है ये चीज, अच्छी है, बुरी है, काली है, पीली है, जो भी है, कलर, फॉर्म, शेप, साइज, किसी भी कैटेगरी के हिसाब से वो उसका ये करेगी, मूल्यांकन करेगी। फिर वहां पे चेतना आएगी कि एक्शन, कर्म करना है, कि वो फिर अभी कर्म करते वक्त वो खुद भी काम करेगा और बाकी चेतसिक को भी पकड़ के उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाएगा ताकि कुछ कर्म बने। तो इस तरह से वो जब ये कर्म कर रहा है तो माइंड फोकस करके करते हैं ना, तो एकाग्रता, तो वहां पे एकाग्रता आएगा। और ये सब जब चल रहा है तो यहाँ पे जीवित इंद्रिया तो साथ में चल ही रही है, क्योंकि उसके वजह से ही हर चित्त एंड चेतसिका का ये जो पूरा कैटेगरी है वो चल रहा है। तो इस तरह से ये 7 सब चित्त साधारण है। तो किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है कि ये 7 सब चित्त साधारण में कुछ भी है, यू कैन आस्क राइट नाउ, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक। तो 7 सब चित्त साधारण है। अभी ये 7 सब चित्त साधारण जो है फर्स्ट है, वेदना है, संज्ञा है, फिर चेतना है, एकाग्रता है, जीवित इंद्रिय है, मनसिकार है। तो इनमें कौन सी चेतसिक कब डोमिनेट होती है, तो जब भी हम कोई चीज को मेमोराइज करना चाहते हैं ना, जब भी मेमोराइज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ना वेदना चेतसिक बहुत डोमिनेट होती है। तो अभी कोई ये बोल सकता है कि आपने तो बोला कि संज्ञा जो है वो मेमोरी करती है, तो वो सिर्फ जानती है, वो सिर्फ मूल्यांकन करती है, तो दैट इज इट्स फंक्शन। लेकिन जब आपको कुछ चीजें याद करनी है, जैसे अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती हूँ। तो वहां पे वो
ये वेदना बहुत सुपर स्ट्रांग मालूम पड़ती है। जैसे कोई बच्चा बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, तो वो कैसा होता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, तो उसका वो पढ़ाई कर सकता है क्या? तो ये जब आपको कुछ भी मेमोराइज करना है, तो उस टाइम पे वेदना चेतसिक ये बहुत स्ट्रांग बलवती होती है। फिर जब आपको समाधि करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, आनापान करना है या विपश्यना करनी है, तो उस टाइम पे एकाग्रता ये चेतसिक बड़ी स्ट्रांग रहती है, बड़ी बलवती रहती है। फिर कोई कर्म करना है, भले वो कुशल कर्म करना है या अकुशल कर्म करना है, उस टाइम पे चेतना चेतसिक बड़ी स्ट्रांग रहती है। फिर जो बाकी की चेतसिक है ना, फर्स्ट से कॉन्टैक्ट है, संज्ञा है, और ये मनसिका, ये इतने डोमिनेट नहीं होते। जैसे फर्स्ट क्या है, सिर्फ कॉन्टैक्ट है ना, फिर संज्ञा उसने जान लिया, पहले भी उसको मालूम था। अब जैसे इस क्षण में ही देख लो, आप भी जहाँ बैठे हो वहां पे आपके सामने कितनी सारी चीजें हैं। जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ, मेरे पीछे बोर्ड है, दीवार है, कबर्ड है, पर्दे है, मैट है, ड्रेसेस है, कपड़े, मतलब बहुत सी चीजें पड़ी है आसपास। तो सब चीजें हैं, लेकिन माइंड को मालूम भी पड़ रहा है क्या कि उसने इतना मूल्यांकन चालू है, फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ भी नहीं, कॉन्टैक्ट भी है, सब चीजों को देख पा रहे हैं हम लोग। फिर माइंड का अटेंशन भी है, तो इतनी स्ट्रांगली मालूम नहीं पड़ती। और जीवित इंद्रिया वो तो है ही, सबके साथ चल ही रही है। तो ये चीज, ये जो चेतसिक है इसमें इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ये मालूम ही नहीं पड़ती है कि कब कांटेक्ट होगा। जैसे हम एक चीज को देखने के लिए पर्टिकुलर, हम सिर्फ जैसे कहीं नजर गई, तो वहां पे कितनी हजारों चीज रहेगी ना, पेड़ है, ये है, वो है, सबको देख लिया, सबका कांटेक्ट हो गया, सबकी मूल्यांकन होगी, सब पे अटेंशन है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, वेरी सटल रहता है। लेकिन एकदम अवेयरली, अब जैसे कुछ वहां पे मान लो कोई एक झाड़ के यहाँ पे कोई भिखारी बैठा है या कोई बैठा है, हमको उसको कुछ देना है, हमको लगता है बेचारा तो धूप में बैठा है, क्या पानी भी नहीं है, चलो एक गिलास पानी दे आते हैं या कुछ दे देते, तो वहां पे चेतना आई ना, तो मालूम पड़ गया ना कि मन में एक है, कुछ भाव है कुछ करने का। तो ये चेतना बहुत समझ में आती है। फिर आपका अटेंशन गया, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन था। फिर वहां पे वेदना कौन सी है कि उसको कुछ दिया, बहुत अच्छा लगता है ना कि चलो एक अच्छा काम किया, कुशल कमा किया। तो इस तरह से ये चेतसिक जो है ना, बड़े मतलब आराम से अच्छे से समझ जाती है जब ये चेतसिक आती है। बाकी जो है ना बहुत सटल होती है। तो ये 7 सब चित्त साधारण है, ये सारे 121 चित्तास के साथ जाएंगे, हर चित्तास के साथ जाएंगे। जब भी कोई चित्त उत्पन्न होगा, ये आएगा ही आएगा। तो पहला चित्त सोमन स्वागतम दिट्टिगत संपितम असंकारिकम, उसके साथ भी आया। दूसरा चित्त सोमन स्वागतम दिट्टिगत संपितम ससंकारिक, उसके साथ भी गया। सोमन स्वागतम दिट्टिगत विपरीतम असंकारिक, उसके साथ भी आए। सोमन सॉरी उपेक्षा, फिर उपेक्षा, सॉरी सोमनस ही है, फिर उपेक्षा के नीचे सोमन स्वागतम दिट्टिगत विपरीतम ससंकारिक। तो इस तरह से जितने भी चित्त आएंगे ना, उनके साथ ये सातों के सातों आने वाले, तो इसलिए सब चित्त साधन है। अभी इसके आगे जो है उसको कहते हैं ओकेशनल्स या पाकीनाका। तो ओकेशनल्स ये वर्ड क्यों यूज किया है? तो जैसा, जैसे बोलते ना आज ये ओकेशन है, कौन सा ओकेशन है? अभी गणपति होकेगा ना, तो गणपति फेस्टिवल का ओकेशन है। तो इस दिन, इस टाइम पे क्या होता है कि लोग गणपति रखते हैं, फिर नाच गाना, वो मतलब जो करते हैं फेस्टिवल में इंजॉयमेंट करते हैं, खाना बनना, नैवेद्य लगाना, तो ये इस ओकेशन पे ये काम करते हैं। फिर अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष पक्ष में कैसे होता है, पूरा अलग चीज होता है ना, बहुत सिंपल खाना बनाते हैं लोग, ज्यादा वो नहीं करते। फिर स्पेशल डे जब लास्ट डे दिन होगा, तर्पण का दिन होगा, तो उस दिन पे लोग थोड़ा स्पेशल खाना बनाएंगे। तो हर ओकेशन के हिसाब से आपका रोल्स रहता है ना, चीजें बदलती है। तो उसी हिसाब से ये जो पाकी नाका है, जो ओकेशनल्स है, वो जैसा ओकेशन होगा उसके हिसाब से वो उत्पन्न होगी। यानी ये 6 जो है ना, ये कंपल्सरी नहीं है कि हर चित्त के साथ आएगी। अगर उसकी वहां पे जरूरत है तो ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अभी ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम पे डिसाइड करेगा कि वो आना है कि नहीं आना है। तो ये कैटेगरी ऑलरेडी फिक्स है कि कौन से चित्त के साथ ये पाकिनाका में से 6 के 6 आएंगे, कि इसमें से 4 आएंगे, कि 3 आएंगे, कि 2 आएंगे, उसका कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइंड है। वो जब हम आगे जाएंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से चित्त के साथ कितने पाकिनाका आते हैं। तो ये ओकेशनल से हर चित्त के साथ पूरे नहीं चले जाएंगे, मतलब पूरे 6 के 6 नहीं जाएंगे। किसी में 6 के 6 होते हैं, पूरे आते हैं, किसी में 4 जाएंगे, किसी में 5 जाएंगे, मतलब कैटेगरी ऊपर नीचे हो सकती है। और हर चित्त के साथ सारे ही नहीं जाएंगे, तो वो आगे की बात है। तो अभी पहला जो है पाकिना का, वो है वितक। अभी ये वर्ड सुना है ना, वितक ऑलरेडी रूपावचरा में, फर्स्ट ध्यान चित्त, वितक विचार पिति सुखा एकाग्रता, तो वहां पे वितक वर्ड था। तो वितक का मीनिंग क्या था? इनिशियल, वहां पे मैंने क्या बोला था, इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ ए माइंड। तो इनिशियल एप्लीकेशन, या उसको आप बोल सकते हैं थिंकिंग या प्लानिंग। तो कोई भी चीज के बारे में सोचना, या उसमें प्लानिंग करना, या उसके बारे में तर्क वितर्क करना, दैट इज वितक।
तो ये इसका क्वालिटी है, ये इस चेतसिक, ये इस चेतसिक का क्या बोलते हैं, फंक्शन है, या ये वो चेतसिक है, मतलब जो तर्क वितर्क करती है, या थिंक करती है, या प्लान करती है। तो वितक जो है ये झानास के लिए भी है और छोटे मोटे कामों में भी आ सकती है, कि मतलब आपको माइंड को अप्लाई करना है, तो अकुशल के साथ भी जा सकती है, कुशल के साथ भी जा सकती है। लेकिन जब हम कुशल के जाते हैं तो हम वो झानास को डेवलप करते हैं, तो उसमें ये बहुत ही हाईली कुशल है। फिर ये छोटा मोटा जो कुछ कर रहे हैं उसमें भी अगर आपने माइंड को अप्लाई किया है तो उसमें भी वितक आ सकता है। तो इस तरह से ये ओकेशनल है, कि कभी आएगा कभी नहीं आएगा, किसके साथ आएगा किसके साथ नहीं आएगा वो आगे देखेंगे। तो वितक का काम है थिंक करना, प्लान करना। इसका लक्षण क्या है, कि माइंड को ऑब्जेक्ट के साथ स्टेबलाइज करना। तो अभी हमने देखा था ना वितक में क्या था, कि हम क्या कर रहे थे, हमने एक कसीना लिया था और उस पर माइंड को फोकस किया था, और कंटिन्यूसली वितक वित ये पृथ्वी 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 ऐसे बोल रहे थे। तो माइंड को फोकस करने की एक्टिविटी थी ना, तो हमने बोला था कि ये एक ध्यान अंग है, तो माइंड को स्टेबलाइज करता है, ये इसका लक्षण है, ये इसका कैरेक्टर है, कि माइंड को उस ऑब्जेक्ट में स्टेबलाइज करेगा। फिर जैसे अभी ये होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उसको अगर आपको मिलना है, तो मिलने के लिए क्या होता है, आपको कुछ बोलते हैं ना, जैसे आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं कि वशीला, या कुछ आपका ये होना चाहिए, जैक होना चाहिए। तो जैक रहेगा तो ही हम किसी पॉलिटिशियन को मिलने जा सकते हैं या कोई हायर अथॉरिटी को मिलते हैं। तो ये जो जैक है ना, दैट इज वितक, कि वो आपको उस पर्सन से मिलने के लिए हेल्प किया ना, तो वैसे ही उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको हेल्प जो करते हैं दैट इज वितक। और इसका लक्षण क्या है, वो स्टेबिलाइज योर माइंड। फिर ये वितक के टाइप्स है, वितक में 6 टाइप्स है। तो क्या 6 टाइप्स है पहले हम देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा एक्चुअली में बहुत थेरेटिकल है, और इसको लेकिन आप समझ लो, और अगर नहीं समझते तो मुझे पूछो। मुझे एक सवाल है वेदना के ऊपर, आपने बोला हाँ था। पूछिए। हाँ, हाँ तो पूछिए। आपने सुख दुख सोमनस दोमनस और उपेक्षा। तो हाँ सुख दुख आपने बोला कि वो फिजिकल इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो, और सोमनस दोमनस मन के ऊपर है, बरोबर है ना? या बराबर। तो ये जो उपेक्षा है, वो मन, वो एक्सपीरियंस सिर्फ मन के ऊपर होती है या क्या? अ, हाँ उपेक्षा जो है वो मन, ये बाकी भी जो है ना वो भी माइंड के ही है। अभी बॉडी पे कुछ जोर से लगा तो हम्म, इम्पैक्ट बॉडी पे है, हम्म, बट उसको फील जो किया ना उसने मन नहीं किया है। तो हम्म, बोलते हैं ना वेदना, ये वेदना एक्चुअली में ना ये फिजिकल क्वालिटी है ही नहीं। मतलब हम्म, लोग बोलते हैं ना कि मुझे 6 साल पहले ना बहुत जोर से कंधे में लगा था और आज भी मेरा कंधा बहुत दुखता है। तो हम्म, उसने वो कंधा तो कब का हील हो गया, दैट रूपा, तो सेल्स जो डैमेज हुए थे वो तो हम्म, उस कब के बदल गए, सब हम्म, कुछ बदल गया है। लेकिन हम्म, उसने अपने मेमोरी से उस वेदना को अभी तक जिंदा रखा है, और हम्म, वो उसको हमेशा फील करते हैं। तो हुआ वो इम्पैक्ट बॉडी पे, लेकिन बॉडी जो है ना इट कैनॉट फील एनीथिंग। वो जो फीलिंग है ना वो क्षेत्र इसका ही है, मेंटल ही है। तो वेदना का जो क्षेत्र है ना वही है, इसलिए उसका प्रगटीकरण बॉडी पे हुआ, इसलिए इसको सुख काया दुख काया ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये हम्म, है मेंटल, टोटल मेंटल फैक्टर है, ये हम्म, आपको समझना है। और उपेक्षा जैसे सोमनस जो है वो मन की खुशी, मन उसको इसलिए इसको सोमनस बोलते हैं। फिर मन का दुख, मतलब वो मन में एकदम मालूम पड़ता है, हार्ट में एकदम मालूम पड़ता है कि बहुत, जैसे बोलते हैं ना मेरे मुझे इतना खुशी हो रहा है कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, तो सोमनस। फिर मुझे इतना दुख हो रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने पत्थर रख दिया हार्ट पे, तो दोमनस। तो हम्म, इमीडिएटली वो ना हार्ट मतलब उस पर मालूम पड़ता है। लेकिन जो हम्म, सुख है ना दुख है ना वो बॉडी के थ्रू प्रकट होता है, बट वो फिर भी बॉडी का नहीं है, इट इज मेंटल ओनली। तो वो हम्म, सुख और दुख आया इस मीडियम, दिस इज द मीडियम, द बॉडी हम्म, इज द मीडियम। लेकिन हम्म, वो है मेंटली, उपेक्षा भी मेंटली है, सारे जो वेदना है ना मेंटली है, वो हम्म, फिजिकल नहीं है। लेकिन हमें उसको समझ में नहीं आता है। जैसे घंटों बैठे बोलते ना, लोग बोलते हैं पैर टूट गए, तो पैर टूट नहीं गया, आपका मन में वो वेदना इतनी है कि आपको लग रहा है पैर टूट रहे, वो फिजिकल नहीं है। मतलब रूपा बोलते ना इट इज, इट कैनॉट फील, इट कैनॉट अंडरस्टैंड, द फीलिंग इज ओनली ऑफ द माइंड। तो हम्म, ये जिसको समझ गया ना ये बात कि वेदना जो है वो क्षेत्र मन का है,
तो वो ये कंप्लेन करना ही छोड़ देगा कि मेरा ये बॉडीली पेन है, मेरा सर दर्द है, मेरा ये है। वो ये समझ जाएगा कि ये वेदना है माइंड के लेवल पे, और वो अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा ना, इसलिए गुरुजी बोलते हैं ना, जस्ट देखो, रिएक्ट मत करो। अगर पैर टूट भी रहा है तो आप उसको देखो, वो बदलेगी। लेकिन इतना पेशेंस नहीं होता है कुछ लोगों की, सच में इतनी हालत खराब होती है कि उनको लगता है कि जैसे पत्थर हो गया। मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा लगता था, अरे बाप रे, पत्थर टूट जाएगा, मतलब अभी बस निकलना है यहाँ से। तो बॉडी का वो है, वो प्रकट हो रहा है, लेकिन वेदना ऑफ माइंड ही है, वो माइंड का है। आज ये बात बहुत अच्छी से समझ गई है कि जो एक्सपीरियंस का क्षेत्र है ना, वो मन का है। तो जब उसको अलग कर दिया ना, तो भी वो इतना स्ट्रांगली इतना टूटता नहीं है फिर। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि प्रगटीकरण सिर्फ बॉडी पे है, बट वो है तो मेंटल फीलिंग ही, सारे मेंटल फीलिंग है। लेकिन ठीक। लेकिन आप इसमें एक बात देखो कि अगर मैं अच्छे से ठीक से नहीं बैठा हूँ, हाँ, मेरा बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, समझो कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ हाँ, और मेरा बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, तो वो मन से कैसे होगा? कि वो तो फिजिकली होगा ना, कि तो वो मैं ठीक फिजिकल से। है, लेकिन वो पेन पेन में आया ना। हम्म। तो पेन जो है, वो फीलिंग जो जिसने उसको अनुभव किया, दैट विल बी माइंड ओनली। वो आप ओके। रॉन्ग बैठे हो, ठीक है, आपने ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप कर दिया है, रॉन्ग पोस्चर है, स्लाउच करके बैठे हो, क्रैम्प करके बैठे हो, टेढ़ा स्पाइन करके बैठे हो, तो उसकी वजह से आपने उस रूपा को ऑब्स्ट्रक्ट किया। लेकिन वो उसका कंडीशन, वो आपने वो ये क्या मैटर है। अब जैसे पेन है, पेन को जोर से जमीन पे पटकेंगे, वो टूट जाएगा, वो कुछ बोलेगा क्या टूटने के बाद? नहीं नहीं। बोलेगा ना। लेकिन रूपा में क्या है ना, जैसे मैंने बोला ना, जीवित इंद्रिया, लाइफ कंटिन्यूम है। तो वो वहां पे लाइफ है ना, इसलिए वो वेदना उसको समझ में आती है। हम्म। तो ये जो जीवित इंद्रिया मन का भी है और रूप में भी है। ये हमारा बॉडी, जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, पूरा बॉडी कलापा है, ये उदय वे होता है कंटिन्यूस। अभी ये अगर बॉडी में कुछ भी नहीं है तो उदय वे नहीं होगा ना, इट विल नॉट बी देयर ना। तो देखिए, वो राइट। उदय वे है तो यानी उसमें भी लाइफ है। तो वो लाइफ है, बट वो लाइफ सिर्फ उस मैटर का है। लेकिन वो लाइफ है और वो इंद्रिया है, कंट्रोल करता है, वो अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए वो वेदना समझ में आती है कि मन उसके साथ, क्योंकि माइंड विदाउट बॉडी इज नथिंग एंड बॉडी विदाउट माइंड इज नथिंग। हम्म। एग्जाम्पल बताया था ना कि चित्त जो है वो देख सकता है, मतलब इट कैन नो, इट कैन फील इट, उसको जैसे भी कुछ कुछ खाना है तो मन में वो इच्छा आएगी, तो बॉडी खाएगा। बॉडी को भूख लगी है, लेकिन वो बॉडी खुद से नहीं खा सकता जब तक मन में वो इच्छा क्रिएट नहीं होगी। तो ये मतलब इंटरलिंक्ड है। थोड़ा सा इसको ऐसे समझना है, मतलब वो बात पीछे वाली भूलनी नहीं है कि कैसे चलती है वो। तो मेंटल फैक्टर ही है, बट बॉडी के थ्रू प्रकट होगी। और जीवित इंद्रिया बॉडी में भी है, दिस इज लाइफ। और हमारा बॉडी जो है ना, साइंटिफिक ये बोलते हैं साइंटिस्ट जो है, कि एवरी 7 years में हमारा पूरा बॉडी अंडरगो कंप्लीट चेंज। मतलब जो आज है, ईच एंड एवरी सेल गेट रिप्लेस्ड। तो ये साइंस बोलता है। लेकिन अभिजमा क्या बोलता है कि हर क्षण उत्पन्न और व्यय होता है, हर क्षण। वो तो क्षण की बात कर रहा है, सेकेंड्स की बात कर रहा है, वो तो सालों की बात ही नहीं कर रहा है। पूरे बॉडी का ब्लड 3 महीने में चेंज होता है, इसलिए बोलते हैं 3 महीने के बाद रिपोर्ट करनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी का ब्लड चेंज होता है। लेकिन ये साइंटिफिक वर्ल्ड वो बोल रहा है, लेकिन विपश्यना जो बोलता है कि हर क्षण, इस सेकंड, 1 सेकंड में बॉडी कितने बिलियंस टाइम उत्पन्न होके व्यय हो गया, निकल गया, खत्म हो गया, उसका लाइफ कंपोनेंट आया गया आया गया आया गया। तो इतना फास्ट होता है ना, तो इसलिए जब जीवित वो जो अनुभवन भी है ना, वो मालूम पड़ता है, एकदम स्पष्ट मालूम पड़ता है। ठीक। हाँ, मुझे और एक सवाल है हाँ, मनसिकार पूछिए। के ऊपर। हाँ। मनसिकार, आपने हम्म। बोला कि मनसिकार जो है वो कम्मा बनता है, बराबर है ना? ना 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 ना, मनसिकार कम्मा नहीं बनता है, मनसिकार ऑब्जेक्ट को जानता है, अटेंशन जाता है उसका, दैट ओके। इज मनसिकार। ओके। तो उसमें जो अगर समझो हम कुछ वीडियो देख रहे हैं या कुछ मूवी देख रहे हो हाँ और हमारे मन में कुछ भाव आए, हाँ, हाँ तो हमारे मन में जो भाव आए और वो जो चल रहा है मूवी पे, समझो कुछ हिंसा चल रहा है या कुछ और कुछ चल हाँ। रहा है, तो उसके साथ हम अगर एक रूप होते हो या कनेक्ट होते हैं, तो हम कम्मा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, या उसका हमको उसका विपाक भोगना पड़ता है क्या? क्या आप जरा इस पे। हाँ, अभी जब हम कुछ देख रहे हैं और
मेंटल कमा बनाना शुरू हो चुका है, जैसे कुछ चल रहा है कि कुछ हिंसा हो रही है, तो उसको हम ये हो रहा है ना कि अच्छा नहीं है, मतलब सो रॉन्ग, लेकिन वो कम्मा में नहीं बना, लेकिन वो एक मेमोरी में चला गया। तो नहीं अगर नहीं, बाद अगर में हम जैसे आप उससे, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम समझो किससे सहमत हो रहे हैं, जो कुछ या एक रूप, अगर हम उसी तरह के व्यक्ति है कि जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, तो हाँ अगर हम उससे एकरूप हो रहे हैं, हाँ ये जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, या कुछ बुरे चीजें चल रही है और उससे हम एकरूप हो रहे हैं, या हाँ हमें लग रही है कि ये ठीक हो रहा है, तो हम्म, क्या हम उस तरह के कम्मा बनाते हैं और उसका विपाक हमें भोगना पड़ता है? ये मेरा सवाल। हाँ। तो हाँ, यहाँ चेतना तो है कि ये जो चीज चल रहा है अच्छा है, मतलब आप उसका ये कर रहे हो, उसको टिकट दे रहे हो या उसको जस्टिफाई कर रहे हो, दिस इज राइट। तो चेतना इज देयर, लेकिन ये कम्मा बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये आपके मनोकम्मा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, जैसे मतलब जैसे होता है ना कि आपने बहुत स्कीमिंग की, बहुत प्लानिंग किया मन में, और उसके बाद वो प्लानिंग के तहत जाके आपका वो जब भी प्रकट होगा या कुछ होगा, तो उससे वो स्ट्रॉन्ग एक कमा बन जाएगा। लेकिन अभी जैसे ये कुछ चीज चल रहा है, तो आप उसको सहमति दे रहे हो, इससे क्या होगा, आपकी माइंड की कंडीशनिंग ना इसको हमेशा अप्रिशिएट करेगी। तो चलते चलते आगे जाके आपका मानस इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप ऐसे चीजें करने के लिए ये हो जाओगे, प्रेरित हो जाओगे, कर भी दोगे। जैसे भी ये मनोकामना का मतलब बहुत स्ट्रांगली जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अ, अगर हम जैसे ये कर रहे हैं, कोई कम्मा कर रहे हैं और वो किसी भगवान बुद्ध या अरहंत या संघ के लिए ऐसे बहुत स्ट्रांगली करते हैं ना, तो ये इसका बहुत मतलब इसका बहुत विपाक स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे बैठे और हमने बैठे बैठे जैसे हमको कोई पसंद नहीं है और वो सामने आया और हमने उसको मनी मन गाली दी, तो मतलब रॉन्ग ही है, अकुशल ही है, लेकिन उसका इतना स्ट्रांग ऐसे विपाक, ये हो सकता है कि कहीं से कोई चीज मतलब कोई हम कंडीशन में पहुंच जाए और कोई हमें बेमतलब की गाली दे दे, हो सकता है विपाक तो आएगा ही, मतलब अभी वो कितना स्ट्रांग इम्पैक्ट से जा रहा है, कितना स्ट्रांग इम्पैक्ट से नहीं जा रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। से बात हुई थी कि कितने स्ट्रांग इंटेंसिटी का, मतलब फीबल कम्मा है या ये जैसे चेतना भी बहुत सी चीजें करने की है, तो अगर कोई कुछ बहुत स्ट्रांगली हमने कर दिया, मतलब उसमें एक्शंस बहुत स्ट्रांग है, तो उसका विपाक बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो बहुत जैसे छुटपुट है, तो उसमें इतना उसका विपाक इतना वो नहीं होता है, और आप जितना कुशल करते हो ना, तो उससे आप उसको नलीफाई कर सकते हो। जितना विपश्यना में भी बैठते हैं घंटों की जो सेटिंग करते हैं, तो हम क्यों बैठ रहे हैं इतना घंटों, वो तो क्या ऐसे ही सिर्फ बैठने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं, हम उसको वहां पे वो जड़ों को काट रहे हैं ना, उसको वीक कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो सटल हो गए ना, जो आपकी कंडीशनिंग है वो भी चेंज होती है। देखो पहले जब बैठोगे आप इसको मेडिटेशन के लिए या किसी चीज के लिए, तो लेजीनेस होगा, बोर होगा, या अच्छा नहीं लगेगा, या वो वातावरण ही ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए, क्यों आए यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स है। लेकिन जब एक व्यक्ति धीरे 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 अपने माइंड की कंडीशनिंग बदलता है और वो उसको कुशल कुशल में आने लगता है, तो ये अकुशल जो है थोड़े वीक होने लगते हैं। तो इस तरह से भले आपका मानस उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो जो सामने चल रहा है, वो हिंसा अच्छी लग रही है, तो आप जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ ये सही है, इसने इसको दो झापड़ मारा, इसने चार मार दिए, तो बहुत सही किया। तो वो ठीक है, वैसा आपका ये है क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई अभ्यास नहीं है। लेकिन जब हम ये अभ्यास करने लगते हैं विपश्यना का, आनापान का, और जो हम समझने लगते, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी समझ में आती है, तो कॉशियसली हम इन चीजों से अपने को डिसएसोशिएट करते हैं। और जितना हम डिसएसोशिएट करेंगे, उतना हम विपाक के क्षेत्र से भी डिसएसोशिएट होने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एवरी एक्शन विल हैव अ रिएक्शन। तो ये सती जो है ना, अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग होने लगती है। तो देखा और उसको बोल दिया, वो एक मन एक, हाँ वो एक कर्म है, कर्म नहीं है ऐसा नहीं, दैट इज द कर्म। तो वो चला गया, उस डिपोजिशन में चला गया। लेकिन उसको आप कितनी बार रिलीव करते हो, इसलिए बोलते हैं ना कि बहुत जैसे ये स्टेटमेंट को एक्चुअली मुझे ये करना है, क्या बोलते हैं इसको, किसी से कंफर्म करना है, लेकिन मैंने ये सेंटेंस पढ़ा है। जैसे गरु कमा जो बोलते हैं, वो जैसे माता को मारना, पिता को मारना, अरंत को मारना, बुद्ध को मारना, संघ भेद करना, ये बहुत गरु कमा में आता है। लेकिन मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैंने ये बोला, लेकिन ऐसा मतलब वहां पे एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है वो भी मुझे याद है, पेज नंबर भी याद है, बुक भी याद है, बट मैंने किसी से कंफर्म नहीं किया कभी। तो उसमें ऐसे बोला है बनते ने कि
अगर आप गरु कमा भी करते हो ना, और उसका अगर ना मन में ना वरी या कुछ नहीं रखते हो, तो वो इतना स्ट्रांग आपको रिजल्ट नहीं देगा। क्या होता है कि हम कुछ भी जब करते हैं ना, तो अंदर से मन खाता है, तो वो जो खाना है ना, तो दैट इज कंडीशनिंग, यू आर क्रिएटिंग एवरीथिंग। मतलब एक बार कोई कम्मा किया, लेकिन यू रीलिव दैट कम्मा अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उसकी वजह से ना वो बलवती होती जाती है। और जितना आप बलवती करोगे ना, उतना उसका विपाक बलवती होते जाता है, इसलिए इसका बलवती विपाक आता है। तो अगर आपने उसको देखा जस्ट अ मोमेंट, और आप यू आर हैविंग अंडरस्टैंडिंग कि चलो ठीक है हमने कर दिया, उसमें उतना मन को वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं तो वरी नहीं करना है कि अरे मैं इतना यानी अकुशल हूँ क्या कि मैंने। पश्चाताप पश्चाताप नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब वो, हाँ उसके बाद नहीं, मतलब नहीं करना, वो अंडरस्टैंड कर लो ना, तो वहां पे अपना वो गाड़ी रोक सकते हो। लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है कि हमें उस चीज के साथ मतलब, बोलते हैं ना, भगवान बुद्ध भी बोलते हैं कि जो क्षण चला गया दैट इज गॉन फॉर एवर, उसको छोड़ दो। अभी से लेके आगे तक का जो है ना, दैट इज योर वेल्थ, वहां पे आप काम करो। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे अंगुलीमाल बनते की भी बात हुई थी, तो अंगुलीमाल बनते ने वो कर दिया कर्म, 999 लोगों को मार दिया, दैट वाज हिज पास्ट, ही डिड दैट, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन जब उनको धम्मा मिला, उनको भी स्टार्टिंग में बहुत ऐसे बेचैनी होती थी कि क्या। फिर भगवान बुद्ध उनको समझाते हैं कि आपने जब से शील लिया, आपने कोई शील तोड़ा है क्या? उन्होंने बोला नहीं, मैंने शील कोई नहीं तोड़ा है। तो बोलते ये आपकी ये है, पावर है, दिस इज अ सत्य क्रिया। तो वो समझते कि कैसे, और फिर वो उस मन को शांत करते, और फिर वो करते, तो बहुत जल्दी मुक्त हुए, बहुत जल्दी अलग बने। तो ये चीजें भी समझनी है, मतलब सिर्फ एक डेफिनेशन पे से हम उस पूरे चीज को नहीं समझ सकते, उसके बाद बहुत से साथ चीजें चलती है। तो हर चीज को जितना हम समझ सके, जितना क्लैरिटी ला सके ना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चेतना इस कम्मा, कोई भी चीज में आप वॉल्यूशन कैसे रखते हो उसके हिसाब से कम्मा बनेगा। तो फीबल कम्मा है या जो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्मा है, फिर मनोकम्मा है या वाचारिक, जो कर्म और ये हाथ से किया हुआ कोई भी कर्म या मुंह से, वो मालूम पड़ जाता है, वो तो दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं कि हमने कर दिया। लेकिन माइंड का कम्मा ना कोई नहीं देख पाता है। तो वो अगर मतलब आया, एक पासिंग थॉट आया, एंड यू नो कि ये रॉन्ग था, मतलब ऐसा थॉट माइंड में उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत है, मैंने कैसे इसको अलाउ किया, ये कैसे वो आ गया? तो ठीक है, ये आ गया, मेरी अवेयरनेस नहीं थी, अब आ गया, नेक्स्ट टाइम से आई विल बी वेरी दिस अवेयर कि ऐसा नहीं उत्पन्न हो, ताकि मैं कोई कर्म नहीं बनाऊं। तो इस तरह से समझना है, इस तरह से चीजों को पूरी तरह से समझने की प्रयास करनी है। जितना हम समझेंगे, जितना सीखेंगे, उतना हमारी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो और एक ही सवाल पूछता हूँ, ठीक ठीक। अभी के लिए कि हाँ ठीक। ये जो थियोरेटिकल पार्ट है आपने बताया, इतने मन होते हैं जो सोतापन्न होते हैं या सकृतागामी होते हैं, अनागामी होते हैं या अरहंत होते हैं, ये इनको सभी को ये सब समझ में थियरी आती है या नहीं आती है या क्या होता है? अच्छा ठीक। देखो, मुक्त होना दैट इज प्रज्ञा का क्षेत्र। तो कैसे होता है ना, भगवान बुद्ध के टाइम भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एकाध बनते थे जिन्होंने सिर्फ पूरा फोकस ना इस पे किया कि अ, अपने मन को अवेयरनेस में लाना है, सती में एस्टेब्लिश करना है और निब्बाना पाना है। तो दे वर नॉट कंसर्न विद दिस थियरी कि अकुशल कुशल ये वो दुनिया भर के जितने भी इतना ये बड़ा बुक्स है, 7 बुक्स 13 बुक्स का सेट है, तो उनको इस सब से कोई लेना देना नहीं था। दे वर ओनली कंसर्न विद मैं अपना काम क्या करूँ। एक्चुअली टीचिंग क्या है? टू नो, टू अंडरस्टैंड यथाभूत सच्चाई, यथाभूत सच्चाई ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज विपश्यना। इसके अलावा विपश्यना क्या है? आपको अभी बैठना है, अभी क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको आप समता में रह के ऑब्जर्व करो, दैट इज विपश्यना। फिर जब ये माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट होता है, तो माइंड को वो नाम का क्षेत्र समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ सेंसेशन है, तो ये वेदना है, तो गुरुजी को संवेदना वर्ड दिया, वेदना बोलते तो वेदना लोगों को लगता है कि दुखद, मतलब दुख रहा है बस, इसलिए गुरुजी ने संवेदना बोल दिया। तो संवेदना हो रही है, तो मन ये जान रहा है ना कि ये क्या है, लेकिन मन जान रहा है, लेकिन ये मन का ही क्षेत्र है ना, मेंटल फैक्ट है ना। तो वहां पे वो समझ में आने लगता है कि ये वेदना है। फिर ये भी समझ में आने लगता है कि यहाँ पे ना हम मूल्यांकन भी करते हैं, तो यहाँ पे संज्ञा भी है कि अरे वाह कितना धारा प्रवाह हो रहा है, अच्छा है, अरे पैर बहुत जड़ हो गए, बहुत बुरा है। तो संज्ञा भी है। तो इस तरह से मन ये समझने लगता है कि वो मूल्यांकन करती है, वो वेदना समझती है। फिर ये कैसे उत्पन्न होता है कि कोई पास्ट में हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कभी किसी ने हमको गिफ्ट दिया, तो अच्छा लगा था उस टाइम पे कि किसी ने गिफ्ट दिया, या किसी ने 10 लोगों में हमने तारीफ कर दी, तो मन में वो चित्त उत्पन्न हुआ।
तो उस टाइम पे वो उत्पन्न हुआ, तो वहां उस टाइम पे भी खुशी हो रही थी, इस टाइम भी खुशी हो रही है। तो ये मतलब कैसा, ये संखाराज में आ गया कि सब कुछ जीवन धारा में जो भी वो आ रहा है। तो इस तरह से हमको ये आपको अनुभूति में समझने लगता है कि ये इस तरह से मन के भेद है। फिर उसमें उदय भी है, आया बदल गया, आया बदल गया, आया बदल गया, तो अनित्य बोध है, अनित्य बोध है, यानी ये क्या है, इट इज नॉट परमानेंट, तो वो अनुभूति से आ गया। फिर जब ये बदल रहा है और मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, तो वहां पे अनात्म बोध। तो इस तरह से सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू भी ये होता है, जरूरी नहीं कि आपको ये सारा थियरी मालूम होना चाहिए तो ही आप विपश्यना कर सकते हो। ऐसे बनते भी थे जिनको कुछ गाथा मतलब बहुत कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो अरंत हुए, मुक्त हुए, और उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोगों में बैठ के इतनी बड़ी धम्म देशना दे सकते हैं या नहीं। अरंत हुए तो हर अरंत की जो कैटेगरी है ना, इट इज इक्वल, मतलब कोई अरंत ऊपर है, कोई अरंत नीचे है, वहां पे ना एक कैटेगरी खत्म हो जाती है, एवरीवन इज इक्वल। लेकिन कुछ अरंत ऐसे होते हैं जो बड़े प्रज्ञावान, मतलब ये त्रिपिटा का पूरा उनको ज्ञान होगा, सब कुछ मालूम होगा, और वो इसको अच्छे से समझा सकेंगे, बता सकेंगे। एक बंदे की स्टोरी भी है कि वो यहाँ पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, और उनको ज्यादा ये नहीं मालूम था, उन्होंने गुरु बुद्ध से कम्मठान लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, मेडिटेशन के लिए चले गए और अरंत हो गए। तो फिर वो एक बार उनको दो बंदे मिलने आते, और ये बड़े प्रज्ञावान बनते रहते, और उनको मालूम रहता है कि ये बंदे को ना कुछ ज्यादा धम्मा का ना ऐसे ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट उनको ये नहीं मालूम होता है कि ना अरंत बन चुके, क्योंकि वो सिर्फ थेरोटिकल वाले बंदे होते। तो ये बंदे जो होते जो गाँव जंगल में रहते, वो इनको बोलते कि ना आप लोग ना यहाँ पे आओ और ना यहाँ पे धम्म देसना दो, और यहाँ पे ना जब शाम को धम्म देसना होती है ना, तो सारे देवास आते जंगल के। तो वो सोचते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा है, मतलब एक ये देवास का ऑडियंस मिलेगा। तो ये दोनों बैठते हैं और ये दोनों धम्मा देना शुरू करते हैं, लेकिन ना कोई भी नहीं आता है। और फिर ये बैठते हैं और ये ज्यादा कुछ नहीं बोलते, दो तीन लाइन ही बोलते हैं, और उसके बाद ना एकदम साइलेंट हो जाते हैं। उसके बाद ना पूरे से फूलों की वर्षा होती है वहां पे, मतलब वो देवास है ना, वो अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज क्या है कि ये अरंत है, वो मुक्त हो गए, उन्होंने प्रैक्टिकली ज्ञान जान लिया ना कि क्या है, ये भव संसार से निकल गए। तो थेरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, थेरी अगर नहीं भी आती है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको एक क्लैरिटी चाहिए। अभी ये अगर थियरी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो बुद्धा शायद ये एग्जाम ये बताते ही नहीं ना, लेकिन भगवान बुद्ध ने तावत हिंसा वर्ल्ड में जाके बताया, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ये अभी आज ये बुक्स अवेलेबल है, ये टीचिंग्स अवेलेबल है, क्यों अवेलेबल है, क्योंकि उनको लिखा गया और उनको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया। अगर ये बुक्स नहीं है ना, मतलब लेडी साइडो बनते बोलते कि अगर ये परियत्ति नहीं है तो बुद्ध शासन खत्म हो जाएगा, बिकॉज देर इज नो गाइडेंस। अगर आपको मालूम ही नहीं है रास्ता कैसा है, रास्ते पे कैसे चलने का है, व्हाट इज द वे, व्हाट आर द टूल्स, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप कैसे उसका मूल्यांकन करोगे, कैसे वो विद्या को सिखाओगे लोगों को। तो उस हिसाब से परियति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक्स है ना, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ आपका ये पटिपतियन पटिवेदन अनुभवन और ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, देन इट इज अ कंप्लीट नॉलेज। सिर्फ एक ही मतलब बोलते ना, एक ही हाथ इतना लंबा कर दिया, दूसरा हाथ छोटा रह गया, कैसे हम उसको काम कैसे करेंगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और अच्छा है अगर आपको जोड़े, अगर आपको जैसे बहुत लोग होते हैं उनको पढ़ने लिखने में कोई रस नहीं होता है, ऐसे बहुत लोग देखते हैं, तो उनको बताएंगे ना, उनको बहुत बोझिल लगता है, अरे क्या, छोड़ो हम घंटों बैठेंगे, हम 6 घंटा बैठ सकते हैं, हम ना आधा घंटा धम्मा नहीं सुन सकते। ठीक है, उनका वो रास्ता है, उनको वैसा करना है, लेकिन आपने अगर समझा तो इट इज गुड, इट इज नॉट बैड, इट विल हेल्प। लेकिन हाँ, दिस शुड नॉट डेवलप इनटू माना, ये आपका ना प्राइड नहीं होना चाहिए, मुझे इतना नॉलेज है, इतना मुझे मालूम है धम्मा के बारे में, तो आप चलना छोड़ दोगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मालूम है या नहीं मालूम है, थियरी नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस इज आपको विद्या समझ में आई है क्या, विद्या क्या है, विद्या के तीन ही खंड है, दुख है, अनित्य है, अनात्मा बोध है। ये तीन समझ में आ गया, एक्सपीरियंस के बेस पे बात खत्म, कुछ भी नहीं बचा। यही है तेरी, यही है विपश्यना। ठीक, आगे चले। ओके ओके। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं ये वितक नहीं कंप्लीट कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप आगे जाइए, आगे जाइए। ठीक, तो अभी हमने बात की वितक। तो वितक इज व्हाट, थिंकिंग एंड प्लानिंग। तो अभी 6 टाइप के वितक होते हैं। कम्म वितक, व्यापादा वितक, विहिंसा वितक, और एग्जैक्टली इसका उल्टा, नेकम्म, फिर अव्यापादा और अविहिंसा वितक, यानी एप्लीकेशन ऑफ माइंड।
तो कम्म वितक यानी इंद्रियों के क्षेत्र में जब हम रहते हैं तो कहते हैं कम्म वितक। फिर व्यापादा वितक यानी किसी चीज को हेट करने के लिए आप वैसे आप बगैर किसी का या मतलब सोच के या माइंड वहां पे अप्लाई नहीं किया किसी को हेट कर सकते हो क्या? नहीं, माइंड का एप्लीकेशन होता है ना वहाँ पे। तो व्यापादा वितक। फिर विहिंसा वितक यानी किसी को हार्म करना है। तो ये वितक आता है कि मतलब मुझे इसको ये मुझे पसंद नहीं है, इसको मैं एक झापड़ लगाऊं या मैं इसको ये करूं वो करूं उसको हार्म करने का, तो ये विहिंसा। फिर नेखम इसका उल्टा कि आप काम क्षेत्र से नहीं, आपका ध्यान कहाँ पे कि ध्यान करना है, कंसंट्रेशन बढ़ानी है, निभाना चाहिए। तो गुड गुड एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड। व्यापादा इज इल विल किसी को एंगर सॉरो, यहाँ पे कोई एंगर नहीं है, कोई सॉरो नहीं है, सिर्फ मैत्री है। तो अव्यापादा। विहिंसा में किसी को हार्म करना है, यहाँ पे हार्म नहीं करना है, उसको नर्चर करना है, उसको सपोर्ट करना है, तो अविहिंसा। तो इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ माइंड कैन बी गुड और कैन बी बैड। अभी हमने देखा था ना वितक इज व्हाट, ध्यान अंग में था। तो ध्यान में भी वितक है, यानी आप माइंड को किसी अच्छे ऑब्जेक्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो या माइंड को किसी गलत चीज में भी आप लगा सकते हो। तो वितक कैन गो विद बोथ। तो ओकेशनल है ना, किसी के साथ भी जा सकता है। तो इसके साथ भी जा रहा है और कुशल के साथ भी जा रहा है और कुशल के साथ भी जा रहा है। फिर जो वितक है वो जिस भी व्यक्ति में बहुत स्ट्रांग रहता है उस व्यक्ति को ना नींद नहीं आती। ये मेरा प्रॉब्लम था एक जमाने में, मुझे नींद नहीं आती थी। तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि माय वितक वाज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वितक में क्या होता है माइंड कंटिन्यूअसली ना ऑब्जेक्ट के साथ रहता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसको मिल ही जाता है। तो सोचते रहता है, कंटिन्यूस सोचते रहता है। तो बहुत ज्यादा जो सोचते हैं ना उसमें वितक बहुत स्ट्रांग होता है। तो इफ इट इज गुड वितक तो अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी दुनिया भर की फालतू बातें सोच रहे बैठ के तो क्या मतलब है। तो आज ये बात समझ में आती है कि ये वो उस ये चेतसिक बहुत बलवती मतलब बहुत एक्टिव थी मेरे माइंड में। मैं पूरी रात निकल जाती थी, पूरी रात निकलने के बाद भी आई एम थिंकिंग, मतलब थिंकिंग कहने से मेरा पैटर्न कैसा है कि आई रीड अ लॉट, मतलब रात को काफी देर से रीड वर्ड करना। और जब लेटती हूँ तो भी वही माइंड उसी के साथ चलता है। तो ऐसा होता है घंटों, कभी कभी ऐसा होता है सुबह 5 बजे 6 बजे पूरी रात निकल गई और मालूम ही नहीं है, और वही माइंड में कंटेम्पलेशन और ये सब चल रहा है। तो दैट इज वितक, कि आपका माइंड अप्लाई करते हो, आप उसको वो करते हो। लेकिन इट इज नॉट गुड अगर आप ऐसे हमेशा एक ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो और उसमें घूमते रहते हो। तो थोड़ा सा इसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। तो वितक का लक्षण क्या है, वो माइंड को स्टेबलाइज करता है एक ऑब्जेक्ट में। फिर उसका फंक्शन क्या है, टू नो अगेन एंड अगेन, कि जैसे वो था ना पृथ्वी कसीना में, तो पृथ्वी 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 पृथ्वी, तो वो उसको बार बार जानता है ना कि ये है ये है ये है ये ऑब्जेक्ट है। तो उसमें कंटिन्यूसली उसका माइंड को अप्लाई करके रखा है, तो एप्लीकेशन था वहां पे। फिर उसका मैनिफेस्टेशन कैसा है, वो क्या करता है, फोकस कर रहा था ना, तो पृथ्वी कसीना पे फोकस कर रहा था मैंने, तो मैनिफेस्टेशन कैसा है, प्रकट कैसा होता है कि फोकस होता है, माइंड इज देयर। और उसका कॉज क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस पर आप माइंड को फोकस कर सकते हो, दैट इज वितक। अभी हमने इसके पहले जो हमने बात की जो सब्बचित्त साधारण थे, उसमें हमने चेतना चेतसिक के बारे में बात की, एक मनस्य कार्य के बारे में बात की, और अभी यहाँ पे हम पाकीनाका में वितक के बारे में बात कर रहे हैं। तो चेतना क्या है कि इट डज इट्स फंक्शन, और वो कम्मा के लिए आपको मतलब मोटिवेट करता है, या वो ही कम्मा है, जो चेतना है दैट इज कम्मा। तो इट इज लाइक डायरेक्शन। वैसे ही मनसिकार क्या है, इट इज अटेंशन ऑफ योर माइंड। फिर वितक क्या है, इट इज एप्लीकेशन या थिंकिंग या प्लानिंग, तो ये भी एप्लीकेशन है। तो ये तीनों चेतसिक है ना, ये ना बहुत सिमिलर लगते हैं सुनने में और समझने में, लेकिन ये तीनों चेतसिक सिमिलर भी नहीं है और सेम भी नहीं है, और इनके फंक्शन भी बहुत अलग है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे फिर हम रुकेंगे, इट्स ऑलरेडी टाइम। तो जैसे मान लो एक बोट की रेस है। तो बोट रेस में क्या है कि उन्होंने नदी में एक बड़ा सा डंडा डाल के रखा है, और जो भी उस डंडे को सबसे फर्स्ट टच करेगा वो विनर होगा। और हर टीम में ना 3 बंदे, तो एक बोट है, 3 बंदे हैं, और उनको ट्रेवल करके मतलब ये बोट चला के उधर पहुंचना है, ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना है। तो जो ये है वो ये जो डंडा है दैट इज द ऑब्जेक्ट, यानी वो जो माइंड जिससे एसोसिएट होने वाला है दैट इज दैट ऑब्जेक्ट। फिर जो ये बोट है दैट इज चित्ता एंड चेतसिका। तो द चित्ता एंड चेतसिका हैव्स टू गो टू द ऑब्जेक्ट। तो इसमें वितक चेतना और मनस्यकार कौन है? तो जो बोट चला रहा है
जो पूरी मेहनत कर रहा है, यानी वो अप्लाई कर रहा है, वो थिंकिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है और बोर्ड को ढकेल रहा है आगे, दैट इज वितक। और वो कहाँ पे, वो सेंटर में बैठा है। और जो आगे बैठा है वो आगे है, इसलिए वो आगे क्यों बैठा है, क्योंकि जैसे ही वो डंडे तक पहुंचेगा वो हाथ लगा के इमीडिएटली ये करेगा कि हम पहुंच गए। तो दैट इज चेतना। वो कर्म करवा के, चेतना का ये क्या था कि वो खुद का भी काम करता है और दूसरों को कोऑर्डिनेट भी करवाता है काम में। तो वित्तक को कोऑर्डिनेट करवा रहा है कि काम करो और हमें आगे पहुंचना है रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट तक पहुंचा, तो दैट इज चेतना जो आगे बैठा है। जो सबसे पीछे बैठा है दैट इज मनसिकारा, क्योंकि वो डायरेक्शन दे रहा है। तो बोट में कैसे वो होता है ना, रडार, कि इधर शिफ्ट किया तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट किया तो राइट हो जाएगा। तो बोर्ड को दिशा देने का जो काम है, यानी अटेंशन को दिशा देने का जो काम है, दैट इज मनसिकारा। तो चेतना आगे क्यों है, क्योंकि वो इन दोनों का खुद का भी काम कर रहा है और इनका भी, इनको भी मोटिवेट कर रहा है, करो और हम वहां पहुंचेंगे। तो दिस वे में समझना है कि चेतना, मनसिकार एंड वितक, ये तीनों के फंक्शंस अलग है। जो पूरी मेहनत कर रहा है या जो खुद भी कर रहा है और करवा रहा है, दैट इज चेतना। और वितक भी मेहनत पूरी कर रहा है और मनसिकार भी मेहनत कर रहा है, लेकिन मनसिकार डायरेक्शन देगा, वितक मेहनत है, और चेतना इज एक्चुअल रीचिंग द कम्मा। तो इस तरह से वितक, चेतना और मनसिकार, चेतसिक अलग अलग है, उनका रोल भी अलग है और उनका क्या बोलते हैं मीनिंग भी अलग है। तो इस तरह से इसको समझना है। तो आज हम पाकी नाका में सिर्फ वितक तक पहुंच पाए, कोई बात नहीं। तो अगले क्लास में हम इसके आगे के पाकी नाका देखेंगे, विचारा और कृति और ये अधिमुख, छंदो, ये जो बच गए, ये अगले क्लास में। और आज की क्लास में हमने सिर्फ 7 सब्बचित्त साधारण देखे और वितक, ये पाकीना का फर्स्ट देखा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट्स हम कर सकते हैं, इसके बाद हम स्टॉप कर सकते हैं। एक अगर अलग नहीं है से तो है। फिर हाँ, तो आप पूछिए। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते हैं, तो इसका और ये हाँ, इसका कुछ संबंध है क्या कुछ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जो मतलब वही है ना, आर्टिफिशियली आप कोई कंडीशनिंग करते हो माइंड की, हाँ तो हाँ कंडीशन ही बनाए ना। तो हाँ। देखो, व्हाट इज माइंड, माइंड इज ऑन एनर्जी फील्ड ना। हम्म और दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पूरा एनर्जी फील्ड पे ही काम करता है। यू आर सेंडिंग आउट सम अफर्मेशन, सम मैसेज, और पूरी फिर जो यूनिवर्स है वो उस कंडीशंस को ये करती है, हार्मोनाइज करके या चैनलाइज करके आप तक पहुंचाती है। तो मन का ही क्षेत्र है ना। लेकिन वही है कि जैसे अभी ये है ना, अभी अभिन्या मतलब सुपर नेचुरल पावर्स, वो कैसे होते हैं, जैसे आप किसी का माइंड रीड कर सकते हो, तो व्हाट इज दैट, ऑल द एनर्जीज ना। तो आप किसी का माइंड रीड कर रहे हो, तो ये सारी तो यही है ना, एनर्जी फील्ड्स ही है। तो ये भी है, मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रुथ कि आप क्या बोलते हैं, कोई कंडीशनिंग करते हो या कोई अफर्मेशंस करते हो। लेकिन मैं इसको ना आर्टिफिशियल मानती हूँ कि वाई टू क्रिएट समथिंग आर्टिफिशियल, मतलब बहुत से लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, काफी लोगों ने काफी चीजें अचीव की है। जैसे बहुत सारे ऐसे बुक्स में आता है ना कि बिलियनर्स दे यूज दिस प्रैक्टिसेस, दैट प्रैक्टिसेस, और ये वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाई टू इंटरवीन, हम इतना फोकस करके, आखिर वो लालच का ही क्षेत्र है ना। अगर आप कुछ मांग रहे हो तो ये तो उल्टी दिशा है, निब्बाना से एग्जैक्टली उल्टी दिशा में चलने वाला ये कर्म है। तो मैं मैनिफेस्टेशंस में बिलीव नहीं करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उस पे फोकस करना चाहिए। ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, और इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, उसमें अगर आप अपना बहुत ही क्या बोलते हैं प्रामाणिक होकर अपना काम कर रहे हो, तो दैट विल बी फार इजियर। क्योंकि जितना कम बैगेज उतना जल्दी आप निकल सकते हो। नहीं तो ऑलरेडी इतना लालच की वजह से ही ये भव जो है ना, ये जो आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य, उसमें कॉज ऑफ सफरिंग इज दिस लालच, लोभ, लोभ को बोला गया है। और ये मैनिफेस्टेशंस क्या है, सब लोभ ही है ना। तो जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना तो आप इसमें फंसते जाओगे, तो फिर ऑलरेडी मतलब अपोजिट ट्रैक, निब्बाना से बहुत ही अलग दिशा में। तो वर्कआउट करते हैं, नो डाउट दे वर्कआउट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मुझे पता है कि जो सामने वाला सुनेगा तो बोलेगा कि ऐसा होता है क्या, है होता है, आई डू नॉट डिनाई दैट। बट मैं बोलती हूँ कि उसमें पढ़ना ही क्यों, क्यों जाना उस रास्ते जो हमें पूरी विपरीत दिशा में लेके जा रहा है।
उससे आपको क्या होगा, आपको अचीवमेंट्स होगी, आपका नाम होगा, आपका मान सम्मान होगा, बिजनेस बढ़ेगा, सब कुछ होगा। बट जितना ज्यादा ये संवर्धन होगा, उतना ज्यादा आप विपश्यना और ये सबसे मुक्ति से दूर हो जाओगे। नॉट विपश्यना ओनली, मतलब आप वो रास्ता ही बदल दिया आपने, साइड ही चेंज कर दिया। तो फिर क्या मतलब है? अभी अच्छा है, चलो सब मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं कटा आगे की लाइफ का। किसको मालूम है, लास्ट मोमेंट पे अगर बहुत अकुशल चित्त जागा और पहुंच गए आप तिरछारना में या निराया में या पेटा में, फिर अब वहां से कहाँ निकलोगे? तो क्यों वेस्ट करना वो महादाना की स्टोरी, क्यों वेस्ट करना लाइफ, क्यों मैनिफेस्टेशंस करना? तो नहीं, मैं नहीं, मतलब दिस इज माय माय थॉट कि नहीं करना चाहिए। ओके, ओके। और एक लास्ट जाते हुए, हाँ ठीक। तो यानी मैंने इसके बारे में रिसर्च थोड़ा सा इंटरनेट में भी देखा। मुझे वो पसेना दी और मल्लिका की स्टोरी पता है। मल्लिका क्यों वो इसमें निराय में गई और फिर से वापस आई, हाँ वो हाँ पता है। हाँ। लेकिन पसेना दी का क्या हुआ था, यानी उसका मरने के बाद क्या, मुझे नहीं पता चला कि उसका क्या हाँ। गति क्या हुआ। उसका गति देखो, वो भी सैडनेस में मरा। अगर वो सैडनेस में मरा है तो डेफिनेटली वो निरया गया है। बट वो कितने टाइम के लिए वहां पे होगा मालूम नहीं, जल्दी ही निकलेगा क्योंकि बहुत कुस्तवा की है। तो जब वो निकलेगा वहां से, तो माइट बी विल गो टू देवा वर्ल्ड, क्योंकि भगवान बुद्ध को मतलब सबसे बड़ा दान भगवान बुद्ध के काल में पसंजीत और मल्लिका ने किया था, सबसे बड़ा दान। तो वो भी पादमी है ना, दैट इज ऑल्सो योर वेल्थ। तो उसी वेल्थ की वजह से मल्लिका निकलती है वहां से। और मल्लिका का तो शुरुआत ही भगवान बुद्ध की वजह से होता है। मतलब वो एक छोटी सिंपल से एक फ्लावर गर्ल रहती है, मतलब एक हाँ, बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना लोअर कैटेगरी की ये रहती है। वो कोई प्रिंसेस या यहाँ नहीं रहती है, बड़े फैमिली से नहीं रहती, रॉयल्टी से नहीं रहती है। लेकिन वो भगवान बुद्ध को दान देती है, और जब वो दान देती है ना, उसी दिन भगवान बुद्ध उनको बोलते हैं कि हाँ, आज ही ये महारानी बनेगी। और शाम को ऐसे ही होता है, वो पसंजीत आता है वहां से वॉर से, थका हुआ रहता है, इसको देखता है और उसको मालूम पड़ता है इसकी शादी नहीं हुई है, तो वो इसके पास मैसेज भेजता है और शादी कर लेता है। तो कुसला का फल है ना। तो वैसे ही पसंजीत ने भी बहुत कुसला किया है। वो डेथ जब हुआ है तो ही हैज गॉन टू निराया। जैसे मलिका भी गई थी अपना खुद का कुशल की वजह से 7 डेज के लिए गई थी, वैसे पसंजीत भी गए होगा। लेकिन वहां से वो निकल बहुत जल्दी निकलेगा, और निकल के वो देवा वर्ल्ड में बहुत टाइम तक सुख भोगेगा। फिर बाद में शायद वो मैत्री बुद्ध के टाइम उत्पन्न होगा वगैरह, क्योंकि ये सब लोग जो है ना, जो भी निकले नहीं है, दे विल माइट बी कम इन एट द टाइम ऑफ दैट, मैत्री बुद्ध के टाइम आएंगे। और हमेशा उन बुद्ध से भी मुलाकात होगी, और आराम से जैसे भी ये है विशाखा है। विशाखा भी सिर्फ श्रोतापन, उसके आगे वो उसने प्रोग्रेस नहीं किया। लेकिन वो हाईएस्ट देवा वर्ल्ड में, शायद पर निम्नावर्ती में है वो, कि निम्नावर्ती में, तो हाईएस्ट देवा वर्ल्ड में वो। और उसके बाद भी जो वो आएगी तो वो बहुत ही, मतलब बहुत ही ऐसे इसमें बहुत ही हाईली एस्टीम फैमिली में आएगी। उसके बाद वापस से वो आगे के देवावर्ल्ड में रहेगी। वैसे जे इसका अनाथ पिंडिका का भी है। तो कुशला जो आपने किया है वो भी डिनाई नहीं कर सकते। तो और लेकिन ये लोग प्रज्ञावान थे, जो जे ये अनाथ पिंडिका है या विशाखा है, तो उनका श्रद्धा भी था, और बहुत उनका ये था, दे वर वेरी अवेयर। तो ये बोला ना पसंदीद दुए तू था। तो हाँ, इसकी वजह हाँ, से उससे हाँ, उसकी ये गलती, मतलब ही कुड नॉट डेवलप। वो उसका गलती नहीं है, वो उसका रीबर्थ ही वैसा हुआ कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो इसकी वजह से वो भगवान को उसने अगर वो दान भी किया है ना, तो वो कैटेगरी कहीं ना उसने लो होगा, क्योंकि उसने ये प्रैक्टिस चालू किया था कि अपने पैलेस में ना रोज वो संघ को दान देता था, लेकिन नेग्लेक्ट करता था। मतलब उसने बाद में क्या किया कि अपने मिनिस्टर्स को बोल दिया कि आप ना रोज बंतों को खिलाना। तो बंतों ने ये देखा कि ये तो खुद नहीं आता है, और वहां पे ना कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि कैसा होता है ना, आपने किसी को काम डेलीगेट किया, उसमें भी तो उनका मोटिवेशन होना चाहिए ना, करूँ मैं। तो उनमें भी नहीं है, तो वो भी इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो बनते लोग ना वहां पे जाना बंद कर देते, वो पैलेस में नहीं आते। लेकिन सिर्फ आनंद बनते जाते, क्योंकि एक मान रखना होता है ना कि सामने वाले ने बुलाया है तो जाना है, और वो किंग है वहां का। तो वो जाता था। लेकिन बाद में इसको समझ में आता है पसंजीत को कि सारे संघ यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नो बडी इज देयर। फिर वो प्लान करता है कि अरे मैं उसको मतलब ऐसा लगता है कि मैं भगवान बुद्ध की गुड बुक्स में कैसे रहूं। तो इसलिए वो दान करता है टू बी द गुड बुक्स। वो कुशल कम्मा कर रहा है, अच्छी बात है, बट डू तो ना, उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो उसलिए वो करता है। फिर उसके बाद वो सेकंड प्लानिंग क्या करता है कि मैं साक्यन कुल की लड़की से शादी करूंगा ना, तो मैं बुद्ध का ये रिलेटिव बन जाऊंगा। तो बुद्ध को क्या रिलेटिव रिलेटिव, बुद्ध तो छोड़ चुके हैं, उनको क्या लेना है साक्यन कुल से। लेकिन वो शादी करता है साक्यन कुल की लड़की से, और वो उसका ही बेटा उसका पतन का कारण बनता है। तो वो वही विटुटुब्बा नाम है उसका लड़के का। तो आ, है वो गया होगा निराया या जहां पर भी गया होगा, कम टाइम के लिए जाएगा, फिर जल्दी से आ जाएगा।
इसका मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ के अगर होगा तो बताऊंगी। मैंने कभी इसका सोचा नहीं कि मैं इसके बारे में जानूं कहाँ गया है। अगर मिलता है तो मैं बताऊँ, शेयर करूंगी आपसे। हाँ हाँ, लेकिन यो मल्लिका या प्रसेनजित, प्रसेनजित तो द्विहेतुक था, लेकिन मल्लिका भी हाँ, द्विहेतुक थी या क्योंकि उसको श्रोता बंधन नहीं प्राप्त हुआ ना। नहीं हुआ था। हाँ। वो भी रोज पैलेस में ये आनंद बनते ना, रोज जाके उनको सिखाते थे धम्मा। हम्म, हम्म। लेकिन वो सुनने के बाद भी वो नहीं बनी ना, वो नहीं कर पाई, या शायद उसकी मेहनत कम होगी। मतलब शायद मेहनत कम होगी, या मुझे लगता है धुएं की होगी इसलिए नहीं बनी होगी, वरना बन जाती वो। क्योंकि उस टाइम पे जितने भी लोग थे जिन्होंने बुद्ध से या संघ से डायरेक्टली सारिपुत्त बनते से या आनंद बनते से किसी से भी ये सीखा, तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और ये कैसे ना, पसंजीत और मलिका जो है ना, ये इसी लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ नहीं थे, ये पास्ट कितने लाइफ पास्ट से में भी, हस्बैंड एंड हाँ। वाइफ है। हाँ हाँ, वो। तो ये जोड़ा बन के ही आएंगे ना, तो अगर एक आगे निकल गया तो वो साथ छूट जाएगा ना, तो शायद वो नहीं होंगे, इसलिए दोनों साथ में ही थे, वापिस आगे साथ में ही आएंगे। ऐसा भी हो सकता है। हाँ ठीक हो है। सकता है दुए तो इतना वहाँ कहीं मालूम नहीं है लिखा है, लेकिन पसंजीत का तो मैं मतलब उनके जो क्वालिटीज थे उससे मैं बोलती हूँ कि वो दुए थे। मलिका का नहीं, लेकिन मलिका भी हो सकती है, बिकॉज शी कुड नॉट अचीव एनीथिंग, वो श्रोतापन भी नहीं बनी थी। जबकि वो तो कितने जल्दी उसने तो एक्सपीरियंस भी किया था ना, बुद्ध को दान देते ही क्या हुआ था उसको, एक दिन में कहाँ से कहाँ पहुंच गई वो। हाँ, तो अगर उसमें होती वो प्रज्ञा, तो वो डेवलप करती, क्यों, कौन छोड़ेगा ये बात को? कोई नहीं छोड़ेगा। तो हो सकती है वो भी दूल्हे की, अभी आगे की साथी है वो पसंदजीत की। चलो ठीक। ओके, चलो ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अगले क्लास में मिलेंगे, आगे का करते हैं, इसके आगे के ओकेशनल जो है बाकी ना का। और ये जो आज किया हमने सब्बत चित्त साधारण, उसमें एक बार बुक में पढ़ लेना कि कैसे है। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि ये सब्बत चित्त साधारण की कैटेगरी है, जिसमें ये 7 है। तो उसमें फर्स्ट है, वेदना है, संज्ञा है, एकाग्रता है, जीवित इंद्रिय, मनसिकारा है। तो ये सारे, ये हमारे ये ये क्लासेस के चित्ता से चेतसिक है। तो वो याद रख लेना है बस, क्योंकि आगे जाके वो आपको मतलब हेल्प करेगा, जब हम वो कॉम्बिनेशन में आएंगे ना, तो फिर वो याद रहता है तो अच्छा रहता है, भूलते नहीं हो। तो इसलिए सिर्फ एक बार रीड कर लो और थोड़ा सा याद रख लो, मेमोरी में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो वो जब भी बार बार आते, ये बार बार आएंगे, तो बार बार की वजह से भी रिवीजन होते ही रहता है। तो हो जाएगा, उसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमें कुछ एग्जाम नहीं देनी है, हमें बाय हार्ट नहीं करना है, बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझना है, चीजें समझनी है, मैसेज समझना है। ठीक है, तो अगले क्लास में लेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुभ रात्रि।